ये हो गया। कल हम क्या पढ़ रहे थे? इंडिकेशन। हेलो, तुम्हारी रीजनिंग पूरी हो गई तो अब आते हैं इधर मिथार्जिन की तरफ। रीजनिंग में ब्रेन का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मिथार्जिन में यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। होता दोनों में कॉन्ट्रैक्शन ही है। उसमें ब्रेन की फुल ऑफ एक्सरसाइज होती है रीजनिंग में, उधर उधर ऐसे सोचना पड़ता है। और यहाँ पर फिगर ऑफ 8 आरटी का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। यही पढ़ते हम लोग। तो हमने देखा कि इंडिकेशन क्या क्या है। ये लिख लिया था क्या? लगता है कि पीपीएच होगा तो भी क्या दे देते हैं? मिथार्जिन। हो गया तो भी क्या देते हैं? मिथार्जिन। कब नहीं देना चाहिए? सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, कार्डियक डिजीज, हाइपरटेंशन, 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 कार्डियक डिजीज, कार्डियक डिजीज, कार्डियक डिजीज, कार्डियक डिजीज, हर जगह क्या है? और अगर नहीं दे सकते तो सेकंड नंबर पे क्या इसका फॉर्मूला है? जो बाकी है फटाफट से लिख लो। इसका मतलब हाइपरटेंशन में अर्गोमेट्रिन नहीं देते हैं, और प्री एक्लेम्सिया में हाइपरटेंशन होता तो सीधा हाइपरटेंशन का क्वेश्चन नहीं आएगा कि फीमेल को प्री एक्लेम्सिया है, अभी भी थर्ड स्टेज चल रहा है, बीपी ज्यादा, बताओ क्या करेंगे? हवन करके, सॉरी मतलब मिथार्जिन नहीं देंगे। हाँ लिखो, देखिए नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ लिखो, जल्दी लिख लो रे। मुझे पता है कल तुमने लिखा नहीं था ये। 1 घंटे के अंदर अंदर ओप्स की जय हो। उसके 1 घंटा बाद लाइनिंग स्टार्ट करेंगे नहीं, टाइम पास कर देंगे रे। इंपोर्टेंट क्या? इंपोर्टेंट किस में? पूरी ओबीसी में इंपोर्टेंट। उसके लिए हर टॉपिक में घुसना पड़ता है। उसके लिए ऐसे नहीं हो सकता ना, उसके लिए हर टॉपिक में घुसना पड़ता है ना। मैं कैसे करूँ तो? वो आपको हाईलाइट करवा रखे हैं, वो इंपोर्टेंट होता है, इसलिए इंपोर्टेंट ऐसे नहीं बता सकते कभी भी। इंपोर्टेंट के लिए आपको हर टॉपिक में जाना पड़ेगा और वहाँ हाईलाइट पढ़ने पड़ेंगे। सॉरी, इतना एलर्जी क्यों होता है इसका? कोई कॉज पता आपको? अरे आवाज नहीं, एलर्जी क्यों होता है बेवकूफ? आवाज कहाँ से आएगी? आवाज नहीं आ रही तुम्हें? आवाज की पड़ी है यहाँ, खुजली हो रही नाक में है। सिस्टिन लेंगे तो फिर कौन सी? सिस्टिन लेंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन? फिर उसे नींद आएगी ना सिस्टिन से, नहीं आएगी खान साहब? नींद आती है? आपको भी आती? फिर ठीक है, आनी चाहिए। नींद लेना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में जो सबसे ज्यादा सुकून है वो नींद में है। आपको क्या लगता है मैं कितना सो के आया हूँ आज? है? कल शाम को 9:40 से लेके सुबह 1 बज के अभी दिन में 2 बजे तक कंटिन्यू, बीच में ना इनटेक ना आउटपुट, मतलब पानी भी ना पिया। सोच लो आप, इतना सोया हूँ। क्या मस्त नींद आई भाई। इसलिए मतलब वाह, जिस दिन छुट्टी और उस दिन ना सोए, मतलब इस दुनिया में आने का कोई फायदा नहीं है। सच में कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ फुल नींद लो, कुछ साथ नहीं जाएगा। 3-4 चीजें साथ जाती है, बहुत भयंकर किसी का बुरा किया हुआ, भयंकर किसी का अच्छा किया हुआ, भयंकर नींद ली हुई, ये 2-3 चीजें वो साथ चलती है। आपको क्या लगता है, चलती कि नहीं चलती? हाँ, ठीक है चलो। हो गया। इतना टाइम क्यों लगा? कल भी टाइम दिया था, हम आज भी टाइम दे रहे हैं, फिर ये टाइम टाइम क्या है? आज इतने बच्चे ज्यादा कैसे? कल तो थे ही नहीं। ये जो जो बीच बीच में एब्सेंट रहे ना उनको मौका पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। देखता हूँ कौन कौन एब्सेंट था कल। ये थी क्लास में, इसकी अंगुली क्यों करे? एक देखो, इससे पता चलता है कौन किसका दोस्त है। पास वाले अंगुली कहता है सर ये। देखो आपको लगता है सबको पता चलता है, पता नहीं चलता, बट पास वाला बता देता है। तो मैं देखता हूँ कौन कल एब्सेंट था। जल्दी लिखो रे। अरे चुप रहो, तुम दोनों में से एक एब्सेंट था इसलिए लड़ रहे हो आपस में। कुछ कुछ लोग एब्सेंट है बट फिर भी ऐसे स्मार्ट बन रहे हैं कि मैं एब्सेंट नहीं था, पता चल रहा मुझे। चलो छोड़ो, कोई ना, कैंसिल। आगे बढ़ो। हाँ। हम्म, हाँ मैम। जगह चेंज, इनको दिखता नहीं है भाई, इधर बैठो। हमारे क्लास में आते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुपचाप पढ़ा के चले गए, हमें ध्यान रखना पड़ता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। कुछ कुछ छुपा रुस्तम होते हैं, चुपचाप पढ़ रहे होते हैं, चुपचाप, और रिजल्ट आता है तो उनका रैंक होता है अंडर 50। उसका भी हमें आइडिया रखना पड़ता है कौन चुपचाप। ऐसे क्लास में 2-3 और है जो कभी किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, सब पता चलता है, कभी जवाब नहीं देंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना देखना, आप बोलोगे वो एक लड़की है जो किसी के मन की बात करती, क्या नाम उसका? स्वानिशा। आप भी कभी ऐसे स्वानिशा से मैंने ट्रेनिंग ले रखी है, आपको भी कभी पूछ रहा होता है ऐसे बता सकते हैं कि वो कौन है, बट मैं बता रहा हूँ वो बहुत डेंजरस लोग होते हैं। सबको लगता है कि वो, हमें पता नहीं चल रहा, हमें सब पता चलता है। कुछ कुछ लोग हैं, और कुछ कुछ लोग इतने सवाल घर जाके बुक ही नहीं खोलते होंगे शायद, ऐसे भी होते हैं। सुनो वापिस। ए हीरो चुप। देखो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है?
हेमरेज में ये हीमोस्टेटिक का काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? हीमोस्टेटिक का मतलब होता है ब्लीडिंग रोकने वाला। तो हेमरेज में क्या करता है? ब्लीडिंग रोकता है ना। वेरी गुड। अर्गोमेट्रिक और मेथाक्सिन ड्रग ऑफ चॉइस इन कौन सा एच? ओ माय गॉड, पीपीएच। हाँ, अब तो आपका टेस्ट है, आज ही सर लेंगे आपका टेस्ट। ठीक है, उसके एक संडे छोड़ के नए साल का जो संडे आएगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी आई थिंक सो, उसमें आएगा ना। उसमें मेरा फिर एक संडे छोड़ के फिर आशीष सर का, फिर मेरा, मैं है ना। ठीक है, कल आशीष सर का टेस्ट है भाई। एक रजिस्टर बनाओगे सभी ऐसे नाम से, टेस्ट सीरीज ऐसे, मतलब क्लास टेस्ट रजिस्टर, अल्टरनेट संडे रजिस्टर नाम से। आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन बनाना कि 4 लाइन, आपको 4 लाइन का नहीं लिखना है। पेज नंबर 1 में लिखना है कल क्या तारीख है, 22 दिसंबर टेस्ट, क्लास टेस्ट ऐसे करके क्वेश्चन नंबर जो भी एक शॉर्ट में क्वेश्चन लिखना है जो कीवर्ड है, और उसके सामने डैश करके आंसर लिख देना है, सिर्फ आंसर। जब भी आप एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे, सिर्फ उस रजिस्टर को रिवाइज करना है, तुरंत आपके फर्स्ट पास हो, वरना टेस्ट देखोगे तो वापस बहुत टाइम लगेगा और ज्यादा टाइम। और अगर हो सके, अगर कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर है, तो जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए और जो जो छोड़े हुए हैं, सिर्फ वही लिखना। 40 क्वेश्चन, 45 50 60 गलत होंगे ज्यादा से ज्यादा, एग्जांपल के लिए 50 गलत होते हैं, 30 छोड़ दिए, 20 गलत है। ठीक है, 50 अगर किया है तो कोई नया स्टूडेंट है तो माना कि 30 गलत, 30 छोड़ दिए, कितना भी 40 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, इतना आ जाएंगे 30 नंबर, एग्जाम मिनिमम बता रहे हैं, आराम से आ जाते हैं। कितना भी टफ पेपर आएगा, हम जो पेपर लेंगे उसमें 40 नंबर कम किसी के नहीं आएंगे। क्यों, नॉर्थ का पैटर्न यही कहता है कि 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नर्सिंग का जिसको एंड पता है वो भी सही होता है, हम पैटर्न उसी पैटर्न से बनाते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके 20 नंबर आएंगे, कोई नहीं होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके 30 नंबर आएंगे। जो भी कैंडिडेट होगा 35 और 40 से ऊपर ही आने वाले सबके नंबर। ठीक है, तो जो जो आपके गलत हो उसको क्या करना है, सामने लिख देना, जो छोड़ करके वो लिख देना। पूरा मत लिखो, 100 क्वेश्चन लिखने में 100 लाइन लिखनी पड़ेगी, टाइम नहीं आपके पास, तो शाम को घर जाना, जो आपका गलत है सीधा क्वेश्चन नंबर लगाना, उसका आंसर लिख देना। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट में कि प्री एटीएमसीएम अलार्मिंग साइन ये, रिसीव बैचलर्स क्या होती है ये, वर्बल में क्या चेक करता है एपी सॉरी पीटी, ऐसे एग्जांपल के लिए। तो सीधा आप जब रिवीजन करोगे, 30 चीजें रिवीजन करोगे, एक पेपर सॉल्व, तो आपके 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में 10 पेपर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हल्के में लेने की कोई जरूरत, लोगे तो नुकसान होगा हल्के, पहले बता रहा हूं। आपकी मर्जी, बाकी आप जाओ जो मर्जी है वो करो, हम कुछ नहीं कह रहे, बट ठीक है आगे बढ़े। और क्या करें, और वापस बता रहे हैं एडवर्स इफेक्ट क्या है। कैन कॉज यूटिलाइन क्रैम्पिंग, हार्ट रेट कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ठीक है डिसआर्थीमिया, ठीक है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेल हो जाता है, बोला ना आपको अचानक से। हाइपरटेंशन, अचानक फ्लूइड जाएगा तो बीपी बढ़ेगी कम होगी, अचानक फ्लूइड जाएगा हार्ट की साइड तो फ्लूइड बढ़ेगा, तो हाइपरटेंशन। हाई डोज एसोसिएटेड विद पेरिफेरल वेसोस्पाज्म, वेसोस्पाज्म वेसस के अंदर फ्लूइड बढ़ता है तो उससे क्या होता है, अगर यूटिलाइन वेन में फ्लूइड आया, तो यूटिलाइन वेन में फ्लूइड ज्यादा हो गया तो स्पाज्म होगा नहीं होगा, तो वेसोस्पाज्म, वेसोकंस्ट्रिक्शंस, एंजाइना मतलब चेस्ट पेन, ये याद रखो या ना रखो कोई जरूरी नहीं है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सीजर्स, अनकॉन्शियस, उसकी वजह से ये सब, वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हुई है, आंखों में थोड़ा अल्ट्रेशन आ गया, बस ये हो गया आपके। कितनी बार बताया मैंने, एग्जाम में क्वेश्चन क्या था पता है, किसमें नहीं देते, ये ऑप्शन आता है, तुम सबके होश उड़ जाते हैं। सर ने तो हाइपरटेंशन बताया था, किसमें कोई हाइपरटेंशन ऑप्शन में नहीं होगा, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज ऑप्शन में होगा। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें सीवीडी हो, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, तो पेरिफेरल वस्कुलर का मतलब वेसल्स की कोई भी डिजीज हो, उसमें भी तो नहीं दे सकते। वेसल्स की डिजीज में भी तो हाइपरटेंशन हो सकता है भाई, वेसो कंस्ट्रिक्शन कहां होता है, वेसल्स में हो सकता है, वेसो वेसल्स में होता है, कंस्ट्रिक्शन उसी को तो वेसो, तो ऑप्शन में हाइपरटेंशन भी नहीं होता। आजकल के जो पेपर आ रहे हैं उसमें आता है पीवीडी, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में भी नहीं देना है, इसको स्टार लगा लो बस। बाकी सारी चीजें आएगा तो हाइपरटेंशन से रिलेटेड विदार्थ आएगा, बाकी नहीं आएगा, सबको पता है, आप सही कर लो। और जब मैं टेस्ट लूंगा ना, मेरा एक बहुत गंदी आदत है, बहुत मतलब बहुत घटिया आदत है इसको बोलते हैं, लोग बोलते हैं मैं घटिया इंसान हूं, आदत भी घटिया है, दो चीजें। घटिया आदत इसलिए कि जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अब पेपर में आएगा तो तुम्हारा गलत नहीं होगा, कभी नहीं करना चाहिए, बट हम पेपर लेंगे तब जो भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट छत पे पढ़ा के उनमें से आएंगे 50 60 क्वेश्चन, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्कस हो जाता है, रुका नहीं जाता, अंदर से कंट्रोल नहीं होता, दिक्कत वो है। तो अब जो क्वेश्चन आ जाएगा अगर, तो तुम्हारा गलत कैसे होगा, मैंने सीधा आंसर बता रखा है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ड्रग पीपल कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, साइक्लोप्लेजिक या मायोटिक्स, तो आप तुम तुरंत बता दोगे मायोटिक्स पीपल कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, साइक्लोप्लेजिक पीपल को डायलेट करती है ना। तो ऐसे करके तुम्हारा सही हो जाएगा वहां पर। तो प्लीज ऐसे थोड़ा तो आपको इसका फायदा भी मिल सकता है, नंबर 5 10 ज्यादा आ सकते हैं, और कोई ना कोशिश करेंगे दूसरे क्वेश्चन देने की, कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश तो करेंगे। ठीक है, देखते हैं। एक पर्सन था ब्लूम, नाम सुना है ब्लूम, ब्लूम टैक्सोनॉमी, 1956 में उसने एक थ्योरी दिया था, टैक्सोनॉमी की थ्योरी ब्लूम ने कब दिया, 1956 में। उसने बताया कोई भी पर्सन जो सीखता है वो 3 डोमेन, 3 स्ट्रक्चर के 3 प्रोसेस के थ्रू सीखता है। क्वेश्चन क्या, जब किसी में भी 3 चीजें होती है क्वेश्चन एक्सेप्ट में आता है। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी कौन से डोमेन नहीं है, कौन सा डोमेन ब्लूम टैक्सोनॉमी में नहीं आता है, किसी को पता है, किसी को पता है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। कॉग्निशन किसको बोलते हैं, साइकोमोटर ऑप्शन में नहीं होगा, कॉग्निशन हो सकता है ऑप्शन में, कॉग्निशन, कॉग्निशन, अफेक्ट,
कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में सीखता है 3 प्रोसेस के थ्रू सीखता है. तो अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 देयर आर 3 डोमेन. देयर आर डोमेन का मतलब क्या होता है मैम? डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब क्या होता है? हो गया. लिख भी लिया? नहीं लिखा? जी नहीं, यहाँ होमवर्क है. डोमेन कोई स्पेशल वर्ड नहीं है. डोमेन जस्ट एक टर्म है. प्रोसेस हो गया, पार्ट हो गया, कंपोनेंट हो गया, एजुकेशन के स्टेप हो गए, इसको डोमेन बोलते हैं. एक सीखने का एक तरीका, एक प्रोसेस हो गया. तो अकॉर्ड ये लिखिए क्या? नहीं पता? नहीं लिखा अभी तक? हाँ. आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं? हो गया? लिख लिया? सुनो, सुनो. अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम ने थ्योरी दी थी, टैक्सोनॉमी कब दी थी? देयर आर 3 डोमेन. नंबर 1 कॉग्निशन. कॉग्निटिव या कॉग्निशन एक ही बात. कोई भी पर्सन सीखता है वो ब्रेन से सीखता है. कॉग्निशन ग्रोथ होता है, उसकी बॉडी में ब्रेन की ग्रोथ होती है. दूसरा होता है कॉग्निशन. कॉग्निशन को बोलते हैं जितना ज्यादा आप एक्टिविटी करते हो उतना ज्यादा सीखते हैं. आपकी मोटर पार्ट भी आपकी लर्निंग में, जैसे कोई बंदा अच्छे से देख रखा है क से कबूतर, ए फॉर एप्पल, लेकिन जब आप हाथ से लिखोगे तो ज्यादा सीखोगे. गाड़ी की आपने चलाने की थ्योरी सीख ली, लेकिन जब तक आप ड्राइवर सीट के बैठ के गियर नहीं लगाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा तब क्या करना है. तो थियरी अलग चीज है, प्रैक्टिकल अलग चीज है. इसको कॉग्निशन बोलते हैं. तीसरा अफेक्ट. आपके सीखने में मूड का बहुत बड़ा रोल है, आपका इंटरेस्ट. अफेक्ट मतलब आपका मूड. आपका अफेक्ट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है. अफेक्ट और मूड अलग अलग चीज है. अफेक्ट मतलब यहाँ पर आपका इंटरेस्ट से मीनिंग है. सीखने में अगर जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उस चीज का आप ज्यादा सीखते हो. जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज के बारे में आप नहीं सीखते, कितना भी कर लो. जैसे मैं 10th 9th 10th में था, आपको पता है मैथ के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. मुझे आज तक पता नहीं एक्स स्क्वायर क्या होता है, वाई स्क्वायर आज तक मैंने पेपर में भी कभी नहीं किया. मुझे इतना फियर है, बैंकर एक्सट्रीम फोबिया है. वो कौन सी गणित? बीज गणित. और कौन सी गणित बोलते हैं उसको? मुझे इतना फोबिया है क्योंकि मैं पहले से तय था कि मेरे को ये मैथ्स तो लेनी नहीं है. और 10th तक की आती है पहले ही पता कर लिया मैंने. आज तक बोर्ड के पेपर में भी वो क्वेश्चन छोड़े हैं. बोर्ड के पेपर में बैंकर फोबिया था कि मुझे नहीं आता. नहीं आता मीन्स नहीं आता. अब मैं चाहता तो 2 दिन अगर सही से किसी टीचर से पढ़ता तो सीख लेता, लेकिन नहीं आता. माइंड में फिट हो गया कि मुझे ये नहीं आता. तो इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में. तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है आप नहीं सीख. किसी में भी देख लो आप चाहे. आपके जिस तो आपको क्या करना पड़ता है उसके लिए? उसमें टाइम बिताना पड़ता है. इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको उसी जगह पे. अगर आप नर्सिंग कर रहे हो, नर्सिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सबसे ज्यादा नुकसान में चले जाओगे, क्योंकि आप टाइम वेस्ट यहाँ कर रहे हो, इन्वेस्ट इसमें नहीं कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपका आउटपुट नहीं आएगा. तो जिस चीज में या तो इंटरेस्ट नहीं है या तो उसको छोड़ दो या फिर उसमें इन्वेस्ट करो. तो इस इंसान जो सीखता है वो 3 चीजों से सीखता है. ब्रेन. अब कोई बंदा सीखना चाहता है, कोई बंदा सीखना चाहता है, लेकिन ऊपर वाले ने उसको आईक्यू बाई चांस अंदर कंजेनिटल डिफॉर्मिटी दी थी, क्या वो सीख सकता है? जो मैं जिनको सबसे ज्यादा आइडियल मानता हूँ, डॉक्टर विकास देवी कीर्ति, नाम सुना आपने? उनका एक स्टेटमेंट है कि ये एक अफवाह है कि कोई भी बंदा इंटेलिजेंट है तो उसके एफर्ट की वजह से है. ये सरासर झूठ है. सरासर झूठ है कि एफर्ट्स की वजह से, अपने ज्यादा पढ़ने की वजह से कोई इंटेलिजेंट नहीं होता. आपकी इंटेलिजेंसी में सबसे बड़ा रोल आप कहां पर पैदा हुए हैं, आपके जीन कैसे हैं, आपके अंदर कौन सा टैलेंट है. अगर लता मंगेशकर को बोल देते फास्ट बॉलर बन, तो वो बन पाती क्या? विराट कोहली को बोल देते सिंगर बन, वो बन पाता क्या? तो क्या दूसरे वाले प्रैक्टिस नहीं करते? क्या करते हैं? विनोद कामली नाम सुना है? सचिन तेंदुलकर नाम सुना है? दोनों अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब ऐसे थे कि वो उसको खाना खिलाता था, वो उसको इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे. तेंदुलकर कहां चला गया, वो क्या हो गया? मेंटली डिस्टर्ब. आपको पता है अभी वो मेंटल डिस्टर्ब हो चुका है, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है. अभी एक प्रोग्राम में देखा आपने उसको, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है वो सब कुछ. तो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे. और ऐसा बोलते हैं पुराने वाले कि तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंट किसमें था? बताया नहीं था. अगर तेंदुलकर अगर बोल दिया जाता नहीं तो फुटबॉलर बन जाए, वो बन पाता क्या? तो कहीं ना कहीं अब कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ. बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इसलिए नहीं है कि तूने पढ़ाई की, तेरा लक अच्छा था कि तू ऐसी जगह पैदा हुआ जहां से तुझे पढ़ाया गया, और किसी को मौका नहीं मिलता पढ़ने का, तो वो नहीं हो पाया. तो इसलिए अपने आप को ज्यादा हर वक्त ये मानना है कि हम जो भी है हमारे साथ में किस्मत भी है, ऐसा कभी नहीं मानना. नहीं, हम अगेंस्ट ग्रेविटी है. अगेंस्ट ग्रेविटी कुछ नहीं होता. जो भी है सहयोग की वजह से है. और कोई बाई चांस नहीं सक्सेस है तो वो भी सहयोग है. ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, सर का स्टेटमेंट है और वो सही है. मैं उसको सही मानता हूँ, एकदम एग्जैक्ट बात है वो. ये लिखिए आपने. पासपिटेट लेबर. कौन सा लेबर? हाँ सॉरी, प्रिसिपिटेट. प्रिसिपिटेट गलत हो गया. मैं इंग्लिश मीडियम की भी अलग एक धुन है. अंधाधुन. अंधाधुन. राजधानी लेबर. इतनी फास्ट, इतना फास्ट. एक बार नींद की झपकी आई, तुम यूपी से दिल्ली पहुंच गए. पता नहीं, पटना से दिल्ली पहुंच गए तुम, पता ही नहीं चला. कितना फास्ट. कहने का मतलब जब तूने एसएस किया तब सर्वाइकल डायलेटेशन 1 सेंटीमीटर था. तुम चाय पी के आए तब तक बेबी कर रहा है. समझ रहे हो? मतलब बहुत ज्यादा. लेबर की पहली दोनों स्टेज 3 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाए, जो कि 12 से 18 घंटे लगते हैं नॉर्मली.
और कितने घंटे में पूरी होगी? लेस देन 3 आवर में कंप्लीट होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट लेबर। तो क्या है? कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज लेस देन 3 आवर्स। लेबर इज शॉट एट द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन 5 सेंटीमीटर पर आवर। स्पीड देखो आप, 5 सेंटीमीटर पर आवर सर्वाइकल डायलेशन। भाई भाई ओ प्रेसिपिटेट लेबर। हाँ प्रेसिपिटेट, मैं प्रेसिपिटेट बोल रहा था ना। क्या ये विक से क्या होगा? ओके थैंक यू मैम। चलो विक्स खाने से मतलब ऐसे चिक चिक खत्म हो जाती है ना, इंसान बोलना कम हो जाता है विक्स खाने से। कोई ना, अच्छा है प्रेसिपिटेट लेबर। मैं धीरे धीरे इंग्लिश भी सीख जाऊंगा। अपनी गाने की क्लास होगी 7 या 8। आज तारीख क्या हुई है? हाँ 21। नेक्स्ट 35 दिन में अपनी 7 या 8 क्लास होगी सिर्फ। उसके बाद अपनी जो भी क्लास होगी 25 के बाद होगी, 25 जनवरी के बाद। गायनी पूरी होने के बाद में सीएचएन स्टार्ट होगी 25 के, 25 तारीख 25 जनवरी है उसके बाद। तब तक भूल मत जाना है। ए, ऐसे बोला भूल मत जाना, डिस्कशन करने का नहीं बोला। तू कितना भूलेगा, मैं कितना भूलूंगा। द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेसिपिटेट लेबर, एक होता है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, एक वो फीटल कॉम्प्लिकेशंस। अगर सुपर फास्ट लेबर होता है तो मां में क्या दिक्कत हो सकती है? अरे भाई एकदम फास्ट लेबर होगा तो टी हो सकता है ना। तो मैटरनल में क्या हो सकता है? सीपीटी, कंप्लीट पेरिनियल टीयर। भाई फास्ट लेबर होगा तो सीधी बात है कॉन्ट्रैक्शन फोर्सफुल है, बेबी स्पीड से आएगा, तो वजन की पोस्टीरियर कैनाल से एनस की तरफ क्या लग सकता है? कट लग सकता है, टीयर। और अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है बाई चांस, बेबी आ रहा है फास्ट दौड़ता हुआ आ रहा है, तो आपको पता है मोल्डिंग तो होता ही है, बहुत ज्यादा फास्ट आएगा तो भयंकर इंजरी होगी यहाँ पर अंदर, तो ब्रेन में हेमरेज हो सकता है कि नहीं हो सकता? इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज, ब्रेन में भी वेंट्रिकल होता है पता आपको? इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज, ब्रेन हेमरेज, सेरेब्रल हेमरेज, कुछ भी बोलो, तो ब्रेन इंजरी बोल दो चाहे जैसा भी आप बोलो, एक ही बात है, ब्रेन इंजरी बोलो, ब्रेन हेमरेज बोलो, इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज बोलो। ये फीटस में पूछ ले तो, मदर में पूछ ले तो वो पूछेगा वो साथ में कि प्रेसिपिटेट लेबर्स में फीटस में क्या देखने को मिलेगा और उसमें क्या। सिंपल है, इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं लिखवा रहा। हो गया, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। कल पढ़ा था हमने, व्हाट इज प्रोलॉन्ग्ड लेबर? ऐसा जस्ट अपोजिट टू द प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट में 3 घंटे के अंदर दोनों स्टेज। प्रोलॉन्ग्ड लेबर का मतलब ड्यू टू वीक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस दैट इंक्रीज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज अप टू 18 आवर्स। टोटल कितना हो जाता है? 18 आवर्स। Combined duration of the first and second stage 18 or more than 18 hours. Cervical dilatation speed is less than 1 centimeter per hour overall है ना। And fetus का presenting part बहुत धीरे डिसेंट, डिसेंट का मतलब है नीचे की तरफ आना, बहुत धीरे डिसेंट हो रहा है, बहुत रेयर। फिर और इतना लिखो फिर बताते हैं। और याद रखना प्रोलॉन्ग्ड लेबर का मतलब वीक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, ये लिख देना या साथ में। हम्म, अगर किसी फीमेल में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन वीक होते हैं उसको किस टर्म से जानते हैं? उसके टर्म क्या है? किसी फीमेल में कॉन्ट्रैक्शन वीक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूटेराइन इनर्शिया। ऐसा कोई भी फीमेल जिसमें कॉन्ट्रैक्शन वीक होते हैं उसको यूटेराइन इनर्शिया बोलते हैं। मैंने बताया था एक दिन, तुम्हें याद कम ही रहता है। क्या हुआ, हंसी क्यों आई? याद कम रहता है इसमें, हंसने की क्या बात है? याद ज्यादा रखना चाहिए। बिल्कुल, हाइपरएमनेसिया भी एक नाम होता है, तो वैसे हाइपरएमनेसिया डिसऑर्डर है, ज्यादा याद रखना भी दिक्कत है, बट नॉर्मल तो याद होनी चाहिए। अब मेमोरी के डिसऑर्डर पढ़ते हैं, उसमें एक आता है डेजा व्यू, एक जेमिस यू, एक कॉन्फाबुलेशंस, आता है 3। कॉन्फाबुलेशन का मतलब होता है मरीज अपनी मर्जी से कुछ मिर्च मसाला लगा के बातें को प्रेजेंट करता है। पर्सन क्या, अरे उसको क्या बोलते कैसे हो तुम लोग? फिल द मेमोरी गैप बाय ओन अनफैक्टफुल आइडियाज। झूठ का एक नंबर का बीच में किसी से मिलने गया, सामने कहीं मिल गया शाहरुख खान मन्नत के आगे, उसने तो ऐसे हाथ हिलाया, यहाँ के बोल रहा, मेरे से बोला हाउ आर यू, मैंने आपको जोधपुर में देखा था, बहुत अच्छा लगा था, जोधपुर तुम्हारा बहुत अच्छा है। उसने तो सबके सामने हाथ हिलाया ऐसे, ऐसे करके ऐसे, बेवकूफ ऐसे झूठ। ये होगा। एक होता है डेजी व्यू, हनी सिंह का एक गाना है,
जब से मैंने तुझको देखा दिल हो गया, इसका मतलब ये होता है जिसको आप जानते भी नहीं हो फिर भी उसके लिए एक इंटीमेसी की भावना आ रही है, अपनेपन की भावना आ रही है। अनफेमिलियर पर्सन भी फेमिलियर लगने लगता है, उसको डेजी बोलते हैं। आप जिसको जानते नहीं हो लेकिन लगता है यार कितना अच्छा बंदा है, ये अपना बंदा है, अब तू जानता तो है नहीं अपना कैसे हुआ। ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है थोड़ा सा। और जेमियो का मतलब है जब कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके चाचा जी हॉस्पिटल में मिलने आएंगे, और अगर हमारे कोई रिलेटिव मिलने आता है वो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं तो हमेशा नाटक करते हैं कि मैं इनको जानता ही नहीं हूँ। ये किसी किसी लोगों में पाई जाती है, हर किसी में नहीं होता, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो फेमिलियर पर्सन भी अनफेमिलियर लगता है, उसको क्या बोलते हैं, जा। जेमियो मतलब जा, डीजे मतलब डियर। ओके, चलो आगे बढ़े। अब प्रोलॉन्ग में लेटेंट फेज भी है, मतलब पहले आपने फर्स्ट फेज पढ़ा लेटेंट एक्टिव ट्रांजिशन, तो प्रोलॉन्ग को और ज्यादा मैं थोड़ा डीप पढ़ाता हूँ आगे बाय चांस। लेटेंट फेज प्राइमरी ग्रेविडा में 8 और मल्टी ग्रेविडा में 4 की होती है मोस्टली, बट इसमें बहुत ज्यादा लंबी खींच जा सकती है बाई चांस, बहुत ज्यादा अगर बाई चांस, मैक्सिमम इतना खींची जा सकती है। नॉर्मली आपको बताइए लेटेंट पेज उसमें होती है 8 घंटे की प्राइमरी ग्रेविडा में, मल्टी में 4 घंटे की होती है, किसी को याद हो तो। और वो खींच के बहुत लंबी चली जा सकती है, मल्टी पैरा में 14 घंटे तक की हो सकती है। है, 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 यही कर सकते हो। आप में जितने लोग क्लास में बैठे ईमानदारी से बताना सही सही, पढ़ने में आनंद किस किसको आता है, बैठते पढ़ते हो शाम को। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उसको पढ़ाई कभी बाहर नहीं लगेगी, उसका सिलेक्शन जितने टाइम में होना चाहिए उससे कम टाइम में हो जाएगा। मतलब आनंद का मतलब समझ रहे हो ना, पढ़ते समय हाँ मस्त लग रहा है, याद हो रहा है, फिर पढ़ते में बोलते हैं नहीं आज मैं सुनाएगी पूरा पीडिया, आज मैं सुनाएगी पूरा पीडिया का जीआईटी मैं सुनाएगी, पीडिया का सेंट्रल नर्वस सिस्टम तू सुनाएगी, या बोलेंगे पीडिया का ग्रोथ डेवलपमेंट तू सुनाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी मैं सुनाएगा। हाँ ग्रोथ डेवलपमेंट रटने में दिक्कत होती होगी, कितने महीने का बच्चा क्या करता है, घरों में छोटे बच्चे देखते हैं वो कुछ और करते हैं, यहाँ पर सर कुछ और बताते हैं, आपका कंफ्यूजन है। 5-6 महीने का बोलता है माँ माँ माँ, ठीक है, और कई कई घर में बच्चा बोलता नहीं 10 महीने का, हम तो वो याद रहता है। तो 5 से 6 महीने का मोनो सिलेबल, 7 से 8 का बाई सिलेबल है ना, सर ने तो पढ़े आपको, आपको याद रहता नहीं, आपको रहता है घर में जो बच्चा है वो क्या कर रहा था। हाँ वो पहले सीढ़ी उतर रहा था, पहले चढ़ रहा था, है पहले शूज उतारना सीखता है शूज पहनना। आप बोलोगे पहनेगा नहीं तो उतारेगा कैसे, पर बेवकूफ पहले उतारना सीखेगा फिर पहनना सीखेगा। पहले चम्मच से खाना सीखता है, कब से, पहले कब से फिर चम्मच से, है ना। पहले गोल गोल घेरा बनाता है तो ट्रायंगुलर बनाता है, पहले लाइन बनाना सीखता है, फिर गोल बनाना सीखता है, फिर ट्रायंगुलर बनाना सीखता है, फिर डायमंड बनाना सीखता है, पहले 3 चक्का वाली साइकिल चलाना सीखता है, फिर 2 चक्के वाली साइकिल सीखता है, ऐसा लोग फिर हेलीकॉप्टर, क्या फुटपा, ऐसे ही। तो ये ना, ये सारी चीजें याद कैसे होती, हर एक स्टूडेंट का यही कंप्लेन है सर याद नहीं होता। देखो याद सबको होता है, आपको वहां पर डिस्कशन करना पड़ेगा आपस में। आप एरिया की जीआईटी पूरी पढ़ो सर, उसके एमसीक्यू निकालो अच्छे से, 2 बुक में से 4 बुक में से, सॉन्डर्स जो पहले 2 लोकल बुक, फिर सॉन्डर्स मोस्ट क्वेश्चन निकालिए जीआईटी के। अब आप बोलो साथ वालों को, अब देखो एक चीज और है, आप क्वेश्चन निकाल रहे हो सुनना, और बाई चांस आपने थ्योरी में सर ने जो पढ़ा है उनमें आपको चीज नहीं मिली तो आपको कुछ नहीं करना, पेन लेनी है दूसरे कलर की, और जो एमसीक्यू में जो क्वेश्चन है बाई चांस जैसे ओबीजी में सर ने नहीं लिखा आप ऐड कर देना। अब आप वापस पढ़ोगे तो आपको थ्योरी में वो मिलेगा, कहीं पर भी एरो करके ऐड कर देना आपको बस। अब आपको उसको पढ़ लिया, क्वेश्चन भी निकाल लिए, अब आप साथ वाले को बोलना है मैं सुनाएगा आज, पक्का सुनाएगा पूरा, नहीं आए सामने वाले को कॉपी देके बैठ जाओ, पहले आप कॉपी लेके सुनाओ सामने वाले को, फिर आप बिना कॉपी सुनाओ, जांच को तुरंत कॉपी लो, अच्छा यहाँ पर क्या है आगे बढ़ो, फिर कॉपी लो फिर आगे बढ़ो, पहले कॉपी देख के फिर बिना कॉपी, ऐसे करके देखना तो मास्टर बन जाओगे, मास्टर समझते हो। हाँ वही, हाँ वही। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ गुड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्शन है बट देयर इज नो आगे जाने की जगह, तो क्या बोलते हैं गुड, समझ में आना चाहिए रे क्या करना है। हाँ कौन, हाँ बताइए। हाँ तो सो जाओ जाके मस्त चक्कर आ रहा है तो फिर तो सो जाओ बस। गुड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस बट बट ये अपनी भाषा में अब मत लिखना नो स्पेस, कहने का मतलब ये है ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब या तो फीटस का हेड पड़ा है या पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है, तो कॉन्ट्रैक्शन खूब है, आगे जाने की जगह नहीं है, तो मैं बोल दूं कि सीपीडी है, क्या मैं बोल सकता हूँ सीपीडी है, तो सीपीडी में कौन सा लेबर होता है, तो सिजेरियन करना पड़ेगा। सीपीडी का मतलब क्या होता है, सिफेलो पेल्विक, फीटस का लार्जेस्ट डायमीटर पेल्विस के स्मॉलेस्ट डायमीटर से बड़ा है, तो इसलिए बाहर नहीं निकल पाएगा, एंगेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो क्या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में एंगेजमेंट होता है, नहीं होगा, कहां से होगा, पेल्विक इनलेट में आएगा नहीं, कैविटी में हेड आएगा नहीं, तो कहां से होगा। या कोई पेल्विक का रीजन हो सकता है या फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट का रीजन हो सकता है, सही है जी।
आगे बढ़े। डन। जी बोलो जी, सुनो जी, लो जी, आगे बढ़े जी। हाँ जी, पक्का। ये क्वेश्चन है कि रूल ऑफ 30 किस में यूज किया जाता है? रूल ऑफ 30 हेमरेजिक शॉक में। कौन से शॉक में? देखो हेमरेजिक शॉक में क्या होता है, पीपीएच हो जाता है, चाहे कोई भी ब्लीडिंग हो रही है उसमें रूल ऑफ 30 क्या क्या होता है सुनो। अगर किसी को भयंकर ब्लड लॉस होगा तो फ्लूइड लॉस हो रहा है नहीं हो रहा बॉडी से, तो बीपी बढ़ेगी कम होगी, तो लगभग बीपी 30 एमएम ऑफ कम हो जाती है। क्राइटेरिया रूल ऑफ 30 का क्राइटेरिया। अगर किसी को भयंकर ब्लीड हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ेगी कम होगी, तो जितनी थी उससे कम 30 बढ़ जाती है। रेस्पिरेशन 30 बढ़ती नहीं है, टोटल 30 से ज्यादा हो जाती है। ऐसे मत सोचना पहले थी 16 या पहले थी 30 अब होगी 60, तो टोटल रेस्पिरेशन रेट कितनी हो जाती है? मोर देन 30। ये भी अब नॉर्मली अच्छी थोड़ी है। तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है। अगर किसी को ब्लीडिंग होगी तो हेमोग्लोबिन बढ़ेगा कम होगा। भाई ब्लड लॉस हो रहा है, आरबीसी कमी हो रही ना, तो आरबीसी को तो हेमोग्लोबिन बोलते हैं, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ब्लीडिंग कहलाता है। हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, टोटल 30% से कम हो जाता है। यूरिन आउटपुट अगर बताओ ब्लीडिंग हो रहा है तो कार्डियो आउटपुट कम होगा ज्यादा, तो रीनल ब्लड फ्लो कम होगा ज्यादा, तो यूरिन कम बनेगा ज्यादा। तो अगर 60 किलो के पर्सन में यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर केजी पर आवर से कम हो जाता है, 60 किलो के पर्सन में 30 ml पर आवर से कम हो जाता है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसमें बोलते हैं लेस देन, किसी में भी आप में भी सेम फॉर्मूला है 0.5 ml पर केजी पर आवर। नॉर्मली अगर 60 किलो का होता है तो आंसर 30 लिखते हैं, क्योंकि 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 30 आ जाएगा और केजी हट जाएगा फिर, क्योंकि केजी में करोगे तो 0.5 है और केजी हट जाएगा 30 ml पर आवर। और हमारी बॉडी में कम से कम अगर ब्लड लॉस हो जाए तो 30% ब्लड लॉस हो जाता है, तो फिर हम ये गोल्डन रूल ऑफ, मतलब ये क्राइटेरिया है, इसमें मरीज को सीरियस लेना है, हल्के में नहीं सोचना बस। इसको बोलते हैं रूल ऑफ 30। हाँ जी सही है, समझ आ गया? नहीं आया? नहीं भी आया इतना ही आएगा। हम्म, इससे ज्यादा समझना जरूरी भी नहीं है। नहीं समझना, अब जो भी है इमेज है, थियरी होती है अब यहाँ से खत्म। अब मामला बचा है सिर्फ 20-25 मिनट का, सिर्फ ओनली ऑप्स इमेज इमेज बचे हैं भाई। इमेज 10 मिनट के हैं, कुछ नहीं करना, 5 मिनट के फोटो लेने हैं आप। चाहूंगा तो मैं 30 मिनट लगा दूंगा, आप बोलोगे 40 लगा दूंगा। जिसने हॉस्पिटल में काम कर रखा है उसको इमेज ज्यादा समझ में आते हैं, और स्पेशली जिसने गायनेकोलॉजी ओटी में काम किया है उसको ज्यादा समझ में आते हैं। हालांकि अपने को भी आ जाते हैं, राजस्थान में आके तुम पढ़ाई कर रहे हो तो इमेज तुम्हारे माइंड में बन जाती है कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। राजस्थानी दाल बाटी चूरमा खाते हो तो सीखने की कैपेसिटी बहुत तेज होती है। यू नो अबाउट दाल बाटी? जो राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट है वो कल परसों में देख रहा था कैमरे में, किसी ने दाल बाटी लाके रखी है खाने में, फिर पूछ रहे इसको कैसे खाते हैं, ये कंप्लेन इसको कैसे खाते हैं, ऐसे कर रहे थे, कैसे क्या खाते हैं, मशीन लानी पड़ेगी एक, उससे इस दाल बाटी का चूरा बनाया जाएगा बाटी का, फिर दाल में डाला जाएगा और फिर खाया जाता है ना। पहली बार ऐसे होता है कि आपको लगता है ये पूरी बाटी एक साथ दाल में भिगोई, ऐसा नहीं होता। और दाल बाटी चूरमा खाने के बाद में जो नींद आती है ना, जो नींद आती है ना, ऐसा लगता है जिंदगी में नींद है, क्योंकि घी खा लिया ज्यादा, स्टोमक में ब्लड सप्लाई फुल, तुम्हारा ब्रेन हाइपोक्सिया, वो आंखें खुल नहीं रही। सही है क्या? दाल बाटी चूरमा भी अपने आप में बहुत प्यारी चीज है। आइए सबने खाया, कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बता दो। हाँ, जो जोधपुर का फेवरेट फूड है भाई, दाल बाटी चूरमा नहीं खाया? कौन सी? वो नहीं पता मुझे। अरे सुनो एक बात और, अगर तुमने दाल बाटी चूरमा से तुम्हें इतना जोर आ रहा है, ऐसे बहुत सारी लड़कियां हॉस्टल में रहती होगी जो गांव से है, सुनना, गांव से हॉस्टल में रहती होगी और उनके आसपास लड़कियां भी रहती है, आपकी रूममेट होगी जो आसपास जोधपुर के आसपास की है, और अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और हर एक की लड़की की मम्मी ने लड्डू बना के भेजे, तुम एक बार वो खाना, और अगर बाई चांस 2 लड्डू खा लिए उसके बाद तो मोट जाओ ना 2 दिन, ऐसे लगेगा भाई कम से कम 200 200 ग्राम तो घी गया अंदर। लड्डू देखे आपने? आप खाना एक बार भाई, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, सच कह रहे हैं। चलो इमेज देख लो, अब सुनो, ये इमेज देख, सुनो अब, पहले एक बार पढ़ लो, फोटो बाद में लेना एक साथ, बार बार ऐसे ऐसे करोगे ना अच्छी बात नहीं है ना, ऐसे किच 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 जैसा नहीं। खिच खिच की भी इंपॉर्टेंस है, आपने पूछा मूवी देखा ना कितनी इंपॉर्टेंस ऑफ खिच खिच। तो नहीं देखिए तो जाके देखो, बेवकूफ तुम कहाँ रह गए। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैं बता रहा हूँ, देखो एक बार, डायग्नोसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखो। अरे अब चुप हो जाओ, अब बातें बंद करो तो मैं कुछ ज्ञान दे दूं यहाँ। इट इज पुष्पा 3, पहला इमेज आएगा, इसमें क्या फोटो मतलब, मैं क्या रुक जाए एक साथ ले लेना, बेवकूफ, ये सोच रही मेरे से एज में छोटा, मेरे को मुक्का दिखा रहा है। हर कोई ना चलता है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार सारे इमेज देख लो, उसके साथ में एक साथ फोटो लेना, फोन हाथ में मतलब चुपचाप। ये इमेज किसकी है? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का, मतलब हेड डिसेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका पता लगाने के लिए जो इमेज है उसको बोलते हैं एब्डोमिनो वेजाइनल मेथड है, इसको बोलते हैं मुल्लर म्यूनेरो केयर। भाई मेरे को इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसलिए इसको भाई मेरा मैन्युअल नाम है। किसके लिए यूज होती है ये?
Introduce the method by placing the vaginal fingertips at the level of the spine to note the descent of the head. Head descent हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? इसका मतलब head descent नहीं हो रहा तो कौन सा pelvis है? Most probably contracted pelvis है ना, मतलब pelvis सही नहीं है तो इसको बोलते हैं, नाम याद रखना, क्या नाम है? मुलर, मुनरो, यार कैसे नाम है, कैसे नाम है बेवकूफ, लिखो देखे, लिखो लिखो ये लिख लो, फोटो बाद में लेना, लिख लो, आप बना लो अपने हिसाब से, बनेगा नहीं आपसे, पहले फोटो ले लो, बनने की कोशिश मत करना, कुछ नहीं बनेगा, आप लिख लो बस, बाकी फोटो देख लो, जगह छोड़ देना कि हाँ यहाँ पे गैलरी में मेरा फोटो है बस ऐसे करके, फिर भी फोटो ले कुछ लोग, तो रुक जाओ रे, मानोगे नहीं है, कभी नहीं मानोगे ना, मत मानो आप, ठीक है कोई ना, डाउट है, क्या डाउट, कौन सा, एपिलेप्सी, हाँ है, एपिलेप्सी के पेशेंट में कौन सी डाइट देते हैं, उसमें देते हैं भरपूर फैट जिसको बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट, कौन सी डाइट, क्योंकि जितना ज्यादा फैट खाते हो उससे सीजर के थ्रेशोल्ड में चेंज जाता है, उसको बोलते हैं कीटोजेनिक, क्योंकि फैट से कीटोन ज्यादा बनता है, बाई चांस सीधा क्वेश्चन आ जाए, परीक्षा ले रहे थे या मतलब सच में पता नहीं था, ईमानदारी से कहूं आपको पता था, मैं अरे मैं ज्ञानी, बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, मेरे को पागल मत बनाया करो, मुझे पता है, क्योंकि तुमने पूछा ना एपिलेप्सी में कौन सी डाइट देते हैं, तो मैं समझ गया कि ये फंसाने का तरीका है, बट मैंने पढ़ रखा है भाई, बहुत पढ़ रखा है, बहुत तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी थ्योरी पढ़ रखी है, इतने क्वेश्चन निकाल रखे, मैं क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन बता दूं कि ये क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन राइट है, तुमको ये सॉन्डर्स का क्वेश्चन पूछो, मैं दूर से बता दूंगा कि इसमें सी ऑप्शन राइट है, इतना तक पढ़ रखा है, तो इसलिए कुछ अच्छा, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैंने आंसर दिया, कोई ना, अरे बहुत पढ़ा है बहुत, हमारी भी कहानी थी मियाँ, हाँ समझे, तो ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, कोई ना कोई रीजन होता है पढ़ने का, वो नहीं बता रहा मैं, है, हाँ जी, क्या, हाँ मतलब कम कार्बोहाइड्रेट देते, हाँ तो कम कर देते ना, कीटोजेनिक का मतलब है द फुल फैट, एक आपने डिसऑर्डर सुना होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सुना है, सुना है कि नहीं सुना है, सही से बताना, किस किसने सुना, किसने सुना, पढ़ लिया, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ लिया, पढ़ना, पीडीएम होता है ना, जीआईटी, जीआईटी में भी पढ़ते हैं, या तो या पीडीएम के रेस्पिरेटरी में, जहां भी हो आपको मतलब सर पढ़ा देंगे, बता सकते हैं क्या होता है, अगर नहीं पढ़ा है तो बताओ, पढ़ने के बाद क्या डिस्कस करना, नॉसेट की पसंद का क्वेश्चन है, हाँ मैम आप बताओ, हाँ आप, वेरी गुड, यू आर डिस्कसिंग, बताओ, हाँ बोलो बोलो, कोई ना, किसमें अच्छी बात है, बोलो, सीक्रेशन क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है, अच्छा एक पहला मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसके आंसर देते जाना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का डिसऑर्डर है, मैं जिनसे पूछूं वही बोलेगा, बीच में कोई बोल गया ना, हाँ ये एंडोक्राइन ग्लैंड का डिसऑर्डर है, एक्सोक्राइन का है, एंडोक्राइन में कहां से डक्ट होती है, एंडोक्राइन में कहां से डक्ट होने लगी, इट इज एक्सोक्राइनल डिसऑर्डर, पहला ही गलत, दूसरा इसमें मोस्टली कितने सिस्टम इफेक्ट होते हैं, चलो कितने, पांच, पांचवा कौन सा बताओ, नाम बताओ, है एक स्किन, एक रिप्रोडक्टिव, एक रेस्पिरेटरी, एक जीआईटी, एक, पांचवा कौन सा, पांचवा हिस्ट्री इंटरकनेक्टेड होता है, पांचवा कौन सा, हाँ बताओ, हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, कौन सा, इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इसका मतलब ये जेनेटिक है, ये मम्मी पापा से आता है, जरूरी नहीं है कि मम्मी पापा में हो तो बच्चे में हो सकता है मम्मी पापा के मम्मी पापा को रहा होगा, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव में जनरेशन क्या होती है, टिप होती है, तो जरूरी नहीं है कभी किसी पीढ़ी में फ्यूचर में किसी को रहा होगा, तो रिपीटेड 25% रिस्क रहता है, तो जरूरी नहीं हमारे दादा नाना को भी रहा होगा तो भी किसी को आ सकता है, हो सकता है उनके किसी को रहा होगा तो भी आ सकता है, तो पहली बात ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, दूसरी बात ये एक्सोक्राइनल ग्लैंड का डिसऑर्डर है, और डक्ट हमेशा एक्सोक्राइन में होती है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले सीक्रेशन क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, चार सिस्टम, मल्टी सिस्टम, जिस जिस सिस्टम से सीक्रेशन होता है वो ठीक हो जाते हैं, सीक्रेशन ठीक होने को क्या बोलते हैं, म्यूकोविसिकोडोसिस, म्यूकस है वो विस्कस हो जाता है, म्यूकस विस्कस हो जाता है, ठीक है, ये माइल्ड हो सकता है, ये सीवियर मॉडरेट भी हो सकता है, अगर बाई चांस बहुत ज्यादा सीवियर है तो बच्चा जन्म लेते ही उसकी इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाएगी, उसको बोलते हैं म्यूकोनियम इलियस, क्या बोलते हैं, इलियस में म्यूकोनियम फंस जाएगा, उसको बोलते हैं फर्स्ट साइन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, अर्लीस्ट साइन ऑफ सिस्टिक, इलियम में म्यूकोनियम फंस जाएगा, स्टूल पास नहीं कर पाएगा, और मैक्सिमम कंडीशन में माइल्ड होता है, क्योंकि जेनेटिक ट्रेट है, और कोई भी ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कंटिन्यू चलता है, वो कभी रिलैप्स होता है, कभी रेमिशन होता है, कभी रिलैप्स होता है, कभी रेमिशन होता है, रिलैप्स का मतलब सीवियरिटी, रेमिशन का मतलब रिलैक्स, तो मोस्टली क्या रहता है, ये माइल्ड रहता है, माइल्ड का मतलब होता है सीक्रेशन कम रहेंगे, कम रहेंगे, अब क्या क्या दिक्कत होगी वो तो सिस्टम के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, अब मेरे को ये बताओ इसमें कौन से जीन की एब्नॉर्मलिटी से ये डिसऑर्डर होता है, सीएफटीआर, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर जीन, ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर जीन, इसको फाइब्रोटिक डिजीज ऑफ पेनक्रियाज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी ऐसी डिजीज है जिसको फाइब्रोटिक डिजीज ऑफ पेनक्रियाज बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेनक्रियाज के अंदर से डक्ट जाती है ड्यूडेनम में, तो डक्ट में क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, थिकनेस हो गई, बता रहे हैं ना, जैसे आप बता रहे हो कि सिक्रेशन ठीक हो गया, तो क्या सिक्रेशन ड्यूडेनम में जा पाएगा, तो चारों तरफ पेनक्रियाज के अंदर जमा हो जाएगा,
पेनक्रियाज के अंदर में कोई चीज जमा हो जाती है, कोई ऑर्गन के अंदर कोई भी ज्यादा सीक्रेशन जमा हो थिक हो जाता है, और थिक को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो इसका मतलब पेनक्रियाज का फाइब्रोसिस हो जाता है इसमें। ये बात समझ में आ गई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मैं सिस्टम वाइज बात करूं, क्या इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है? ये क्योरेबल नहीं है। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो क्योरेबल ओनली मैनेजेबल है। आप रेस्पिरेटरी के सिस्टम को ठीक ठीक बीच बीच में करते रहोगे, आप जीआईटी के सिस्टम को बीच बीच में ठीक करते रहोगे, स्किन का भी आप कुछ नहीं कर सकते और रिप्रोडक्टिव का भी आप खास कुछ नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट दो का दिया जाता है, रेस्पिरेटरी का और जीआईटी का। अब किसी को अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस है, आप बैठो, आप थक गए होंगे खड़े खड़े ना, किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं आपके सामने। कहां गए? ये कितने सिस्टम को अफेक्ट करता है? इंटेगोमेट्री, जीआईटी। इसके अंदर क्या होता है? सिक्रेशन ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है? सुनना बहुत काम की बात बता रहे हैं। सिक्रेशन क्या हो जाता है? ठीक हो गए। देखो एग्जांपल के लिए, ये इसोफेगस है, ये स्टोमक है, ये पेनक्रियाज है। ये डक्ट के थ्रू सिक्रेशन में आता है। कौन कौन सा आता है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तीन आता है पेनक्रियाज से। पहले जीआईटी की बात करता हूं। अगर ये जेनेटिक है, जेनेटिक का मतलब इसके अंदर से पानी की मात्रा कम हो जाती है, सिक्रेशन में ठीक कैसे होगा भाई? सिक्रेशन में दो चीजें होती है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। पेनक्रियाज की सिक्रेशन में भी 99% वाटर, बाइल में भी 99%, सलाइवा में भी 99%, सब में मैक्सिमम क्या होता है? वाटर होता है। तो वाटर का कंटेंट कम हो जाता है, बाकी चीजें ज्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिवली क्या हो गया? ठीक। तो यहां से जो सिक्रेशन आता है वो क्या हो गया? ठीक हो गया। तो ठीक हो गया। क्या एमाइलेज ग्लूटामिन में आ पाएगा? क्या लाइपेज आ पाएगा? क्या ट्रिप्सिन आ पाएगा? तो नहीं आ पाएगा, तो यहाँ जमा हो सकता है भाई, नहीं आ पाएगा तो जमा होगा, तो बन रहा है। इसका मतलब पेनक्रियाज का क्या हो सकता है? ये बात तो समझ में आ गई। तो जब नहीं आ पाएगा, एमाइलेज नहीं आ पाएगा, तो क्या कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा? क्या लाइपेज नहीं आएगा तो क्या फैट का मेटाबॉलिज्म होगा? ट्रिप्सिन नहीं आएगा तो क्या प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस में तीनों कितना भी आप खा लो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, नहीं होता है तो स्टूल के साथ ऐसे निकल जाता है। इसको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो भी खाया एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसकी वजह से वीकनेस है, वेट गेन नहीं हो रहा है, वेट लॉस है, फेलियर ऑफ थ्राइव, उसको क्या बोलते हैं? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अब एक बात और, अगर बाई चांस इसमें से एक केस पर जाते हैं, अगर लाइपेज का मेटाबॉलिज्म लाइपेज नहीं आया, नहीं आया, आपने कितना भी फैट खाया, क्या मेटाबॉलिज्म होगा? क्या नहीं होगा। तो फैट स्टूल के साथ बाहर निकल जाएगा। जब भी फैट स्टूल के साथ बाहर निकलता है उसको बोलते हैं स्टेटोरिया। क्या बोलते हैं? स्टेटोरिया, या बोलते हैं फाउल स्मेलिंग स्टूल। फैट बाहर निकलेगा तो बहुत ज्यादा स्मेलिंग स्टूल होगा, ग्रीसी स्टूल, ऑयली स्टूल, बल्की स्टूल, एक ही बात है, ऑयली, ग्रीसी, बल्की, फाउल स्मेलिंग। अब सीक्रेशन कम है जीआईटी में और बाई चांस फैट कम हो गए तो फीकल कंटेंट है इलियम में क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो म्यूकोनियम इलियस इज अर्लीस्ट साइन ऑफ सिस्टिक। ये बात तो याद होगी। अब किसी को माइल्ड कंडीशन है तो उसको स्टूल पास करने के लिए स्ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड नहीं है, कॉन्स्टिपेशन रहेगा एनी टाइम, तो रेक्टल प्रोलैप्स का रिस्क रहता है। किसका रिस्क रहता है? तो जीआईटी से रिलेटेड 4-5 साइन है जो बहुत काम के हैं। स्टेटोरिया, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, रिस्क ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स, सीवियर केस में म्यूकोनियम इलियस, ग्रोथ फेलियर, नो एब्जॉर्प्शन। ये तो है जीआईटी के साइन। जीआईटी को क्या करना है? अब क्या करोगे आप? अगर किसी को जीआईटी को ट्रीट करो, पहले कैसे करोगे? जेनेटिक डिसऑर्डर है तो आप क्या करोगे? मेनली क्या नहीं हो रहा? मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, बच्चे का स्टूल के साथ में फैट जा रहा है, जो एमाइलेज, जो लाइपेज, जो ट्रिप्सिन पेनक्रियाज से नहीं आ, उसकी टेबलेट दे दो, तो कम से कम मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और अच्छा सा लिक्विड जाएगा, तो थोड़ा बहुत थिकनेस की जगह थिकनेस आ जाएगी। तो आपको क्या करना है? पेनक्रियाटिक टेबलेट देनी है खाने के बीच में। हाँ, साथ का मतलब बीच ही होता है। पेनक्रियाटिक टेबलेट देनी है खाने के साथ में, ताकि जो भी आप खाना, क्रियोन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पेन लाइपेज भी बोलते हैं। ऐसी टेबलेट जो पेनक्रियाटिक एंजाइम को बढ़ाए बाहर से देते हैं, एक्सोजिनस पेन लाइपेज या पेनक्रियाटिक टेबलेट बिटवीन द मील्स। इससे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ना, जो भी आप खाओगे वो कम से कम यूज हो जाएगा, यूटिलाइज होगा, बाहर निकल जाएगा सब। ये तो हो गया जीआईटी का ट्रीटमेंट। और आप कुछ नहीं, ये क्या है? टेम्परेरी ट्रीटमेंट, चलती रहेगी जिंदगी ऐसे। बात है रेस्पिरेटरी। जब हमारे रेस्पिरेटरी सिक्रेशन अगर ठीक हो गई तो आपको पता है म्यूकस कौन बनाता है? गॉबलेट सेल बनाती है। कौन बनाती है? तो वैसे हमारी बॉडी में गॉबलेट सेल होती है। अगर हमारी बॉडी में सिक्रेशन ठीक हो गया तो क्या कब बाहर निकलेगा? क्या सिक्रेशन बाहर निकलेगा? तो बताओ, क्या लंग्स के चारों तरफ जमा नहीं हो जाएगा? अगर जमा हो गया तो एयरवे कोलैप्स नहीं हो जाएगी? तो एटिलैक्टोसिस नहीं हो सकता क्या? अगर बाई चांस एयरवे डिस्ट्रक्शन हो गया तो एम्फाइसीमा नहीं हो सकता क्या? एयरवे डिस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? तो एम्फाइसीमा में कौन सा चेस्ट? बैरल चेस्ट। तो बैरल चेस्ट का रिस्क, एटिलैक्टोसिस का रिस्क। तो हमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए क्या करना है? जितना हो सके सिक्रेशन को बाहर निकालना है। सिक्रेशन को बाहर निकालने के क्या करेंगे? परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। क्या करेंगे? 3-4 चीजें। क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? बेवकूफों, सिक्रेशन बाहर नहीं निकलता है तो 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, पहले देंगे ब्रोंकोडायलेटर। क्या देंगे? ब्रोंकोडायलेटर मतलब लियोसाल्बुटामोल एस्टरीन। फिर देंगे हाइपरटोनिक नेबुलाइजेशन। हाइपरटोनिक 7% एनएस। हाइपरटोनिक का क्या रोल होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? अरे हाइपरटोनिक फ्लूइड किसी दूसरे फ्लूइड को अपनी तरफ खींचता है, याद नहीं है? पढ़ाया था फ्लूइड सेल को श्रिंक करता है। तो 7% एनएस का नेबुलाइजेशन बनाना पड़ता है, 7% लैब में बनती है, बाहर नहीं आती। उससे नेबुलाइज करेंगे, वो फ्लूइड को खींचेगा। नेक से नेबुलाइज करेंगे। व्हाट इज नेक? एनेस्थेसिस क्या करता है? म्यूकसलाइटिक। नेक इज म्यूको, ये पीसीएम का एंटीडोट दिया, म्यूकोलाइटिक भी है। तो ब्रोंकोडायलेटर, नेक और हाइपरटोनिक, ये तीनों करने के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सीपीटी। इससे क्या हो जाएगा? सीक्रेशन। 4 चीजें करनी है, ब्रोंकोडायलेटर, नेक, हाइपरटोनिक नेब एंड सीपीटी एवरी 4 आवर्ली। कभी सीपीटी का पेशेंट हॉस्पिटल में देखा होगा, सीपीटी मोस्ट इंपोर्टेंट, एक ही इलाज है सीपीटी का। सीपीटी कब होगी? डायलेट नहीं करोगे तो सीपीटी काम की क्या? अंदर से म्यूकस को तोड़ोगे नहीं, लिक्विड नहीं करोगे तो कितनी भी सीपीटी करो बाहर आएगा नहीं सीक्रेशन। मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में ऐसा सीक्रेशन आता है ईटी ट्यूब से इतना,
और इतना फाउल स्मेलिंग सीक्रेशन आता है और बहुत गाढ़ा सीक्रेशन आता है। आप सोचो क्या स्टोमक से आ रहा है क्या, इतना सीक्रेशन आता है, और जितना सीक्रेशन बाहर निकलेगा उतना ही पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। तो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट कुछ नहीं, ऐसे जिंदगी चलती रहती है। तो हमें क्या याद रखना है कि रेस्पिरेटरी इंफेक्शन नहीं होने देना है। अगर इंफेक्शन हो गया तो दिक्कत बढ़ेगी। तो मरीज को अच्छे से एनवायरमेंट देना, ये काम करते रहना, जीएटी की टैबलेट देना। अब मैंने क्या बोला, इसमें सीक्रेशन क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर सीक्रेशन ठीक हो गया, सुनना, मैं बोल दूं कि 1% होता है सॉल्यूट पसीने में, 99% होता है वाटर पसीने में। किसमें, स्किन की बात कर रहा हूं, एंटीबायोटिक सिस्टम की। 99% क्या होता है वाटर, 1% क्या होता है सोडियम क्लोराइड। होता है कि नहीं होता। अगर मैं 99 में से 2% भी पानी कम कर दूं तो पहले वाले के कंपैरिजन में सीक्रेशन ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो पसीना कैसा होता है, खट्टा होता है, सॉल्टी होता है, मतलब क्यों, सोडियम क्लोराइड की वजह से। तो 99% की जगह उससे 2-4% अगर पानी कम हो जाए होगा, क्योंकि जेनेटिक डिफॉर्मिटी है। तो अगर आप बच्चे को, छोटे बच्चे को अगर आप पास में ले जाते हो, किस करते हो, तो आपका कैसा टेस्ट फील होगा आपको, साल्टी किस टेस्ट। क्यों, क्योंकि सीक्रेशन क्या हो गया, ठीक, क्लोराइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल से, इसीलिए सिस्टिक फाइब्रोसिस में स्वेट क्लोराइड टेस्ट करते हैं। कौन सा, ओके, ठीक है, समझ आ गई बात। हाँ, बेवकूफ, ये सिर्फ इमेज, ये क्या कर रहे हैं, पेल्विमेट्री कर रहे हैं, वैजिनल डिलीवरी हो पाएगी कि नहीं पाएगी, पेल्विमेट्री असेसमेंट है। क्या है ये, फोटो बाद में लेना, हो गया नेक्स्ट। अगर फीटस के अंदर डेथ है, फोटो बाद में ले लेना, लिखना है, हाँ लिख लो, जल्दी लिखो, फोटो अभी ले रहे बेवकूफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर। आगे बढ़े, डन। अब देखो, अगर फीटस के अंदर डेथ हो जाए तो हम क्या करते हैं, फीटस को डिस्ट्रक्ट करके निकालते हैं। उसमें कुछ नाम याद रखना है आपको, बल्क ऑफ फीटस को डिमिनिश करने के लिए बर्थ कैनाल से डिलीवरी करवानी है। कि डेथ हो गई तब क्यों सिजेरियन करना। एक होता है क्रेनियोटॉमी, एक होता है क्रेनियोक्लासिस, पेटल स्कल की बोन को तोड़ना। किससे, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, पहले लिखी हुई है डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर क्या होता है, फिर उस इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखाऊंगा। डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर का मतलब है फीटस को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, क्रैश करना, समझे। बोलो हाँ सर, हाँ सर बोलो, ओके सर। क्रेनियोटॉमी क्या होता है पता है, खोपड़ी खोलना, खोपड़ी खोल ऑपरेशन को क्रेनियोटॉमी बोलते हैं। सच में किसी को ब्रेन इंजरी हो जाती है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में क्रेनियोटॉमी करते हैं, टीबीआई, और उसकी बोन को कहाँ डाल देते हैं, डेड है तो एब्डोमेन कैविटी में डाल देते हैं, यहाँ पर, यहाँ इंसिजन लगा के इसके अंदर डाल देते हैं, फिर देखेगा वापस में यहाँ लगाएंगे, और यहाँ पर ऐसे हाथ लगाते हैं ना, हट के ऐसे लगता है कि आप गेहूं का आटा लगा रहे हो और पानी ज्यादा डाल दिया है। फिर आटा कैसा होता है, आप रोटी बना रहे थे, आप आटा लगा रहे थे और पानी ज्यादा डल गया, फिर इट्स वेरी सॉफ्ट टाइप ऑफ आटा, लाइक दैट हेड। हाँ, सेम हेड ऐसा हो जाता है। आपको एक स्टिकर लगा होता है, एब्सेंस ऑफ बोन फ्लैप प्लीज हैंडल केयरफुली, ऐसा कुछ लिखा होता है, क्योंकि बोन तो होती नहीं है। आप हाथ लगाओगे हेड ऐसे करेगा, रबड़ का बैलून करता है वैसे। तो बहुत रिस्की होता है मामला, इसलिए आईसीपी नहीं बढ़े इसके लिए करते हैं, क्योंकि प्रेशर तो बढ़ेगा सर्जरी में, इसलिए वो बोन हटा देते, अंदर ब्लीड हो रही थी। एक होता है इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर, एक होता है सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर। यू नो अबाउट बोथ आर, इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर, सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर। हेलो यस और नो, कल के दिन नॉर्थ में क्वेश्चन आ गया तो मैं स्टैंड टाइप फिक्स करूं। कोई भी ब्रेन की सर्जरी में सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं, बट एक होता है सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर, ब्रेन के अपर पार्ट की सर्जरी, एक होता है इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर, ब्रेन के लोअर पार्ट की सर्जरी। इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर और सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर दो होते हैं। सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर में हेड एलिवेटेड पोजीशन देनी है, बट इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर में सुपाइन पोजीशन देनी है। सुपाइन नहीं हो तो साइड लिंक कर दो, बट हेड एलिवेट नहीं करते। इन्फ्रा में नीचे, सुप्रा में ऊपर, बस। तो सीधा क्वेश्चन आता है, किसी भी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हेड एलिवेटेड, बट इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर में फ्लैट, याद रहेगा। इंफ्राटेंटोरियल फ्लैट सुपाइन, नो हेड एलिवेशन। इंफ्राटेंटोरियल भूलना मत, सुप्रा नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि आएगा तो नॉसेट वालों को पता है, ये कर देंगे, सबको पता है, क्योंकि टीचर ने रटवा रखा है, सब टीचर ने। ब्रेन सर्जरी सेमी फाउलर, ब्रेन सर्जरी सेमी फाउलर, बट इंफ्राटेंटोरियल इज फ्लैट। अगर किसी को हाइपोफाइजेक्टोमी हुआ है, हाइपोफाइजेक्टोमी का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल, या क्रेनियोटोमी हुआ है माना कि, क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन है बताना मुझे, क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन। अगर किसी को क्रेनियोटोमी हुआ है, क्रेनियोटोमी मतलब खोपड़ी खोली है, चाहे हाइपोफाइजेक्टोमी किया है, चाहे कुछ भी किया है, आई डोंट नो, क्रेनियोटोमी हुआ है। कौन कौन सी चीजें आपको, अच्छा नर्सिंग रोल क्या है, तीन मैनेजमेंट याद रखना, मेडिकल, मेडिकल सर्जिकल और नर्सिंग। नर्सिंग इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को क्रेनियोटोमी हुआ है, पेशेंट को पेन नहीं देना है, किसी भी हालत में अनकंफर्ट नहीं करना है, आईसीपी बढ़ेगा, तो क्या करोगे उसके लिए, जब तुम स्टिक करोगे दर्द होगा, सक्शन करोगे अनकंफर्ट होगा,
और क्रेनियोटॉमी किया है तो इंट्यूबेट तो किया ही है। बिफोर एनी इन्वेजिव प्रोसीजर, सुनना, बिफोर एनी इन्वेजिव प्रोसीजर, बिफोर एनी इन्वेजिव प्रोसीजर, लिग्नोकेन आईवी 1 mg पर केजी, लिग्नोकेन उससे मरीज सेटेट हो जाता है ना 90 सेकंड पहले। कितना सेकंड पहले? और दूसरी बात, मरीज को एनी टाइम सेमी फाउलर पोजीशन, कौन सी पोजीशन? और हेड मिड लाइन न्यूट्रल। व्हाट इज मिड लाइन न्यूट्रल? मिड लाइन न्यूट्रल क्या होता है? आपके जो बॉडी का अलाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंग हेड होना चाहिए। हम पेशेंट को आपने पोजीशन तो दी सेमी फाउलर, हेड ऐसे कर दिया, या ऐसे कर दिया, या ऐसे कर दिया, या ऐसे कर दिया, आईसीपी बढ़ जाएगा। मिड लाइन का मतलब जैसे बॉडी है एकदम ऐसे, मिड लाइन न्यूट्रल, नो फ्लेक्शन, नो एक्सटेंशन, नो रोटेशन, no flexion of the head, no extension of the head, no rotation right or left, only midline neutral। neutral का मतलब जैसे बंदा है सीधा सामने देखना चाहिए एकदम, ना इधर इधर बीच में यहाँ लगा देते हैं दोनों साइड, इधर दोनों साइड, बेड सीट, टॉप सीट कुछ भी लगा देते हैं ताकि इधर उधर नहीं हो, फ्लेक्शन नहीं करे, यहाँ पर शोल्डर बोल यूज कर लेते हैं। और स्पेशली अच्छे अच्छे न्यूरो सेंटर होते हैं, वहां पर एक स्पेशल टाइप का मैट्रेस आता है, एग कैट मैट्रेस। कौन सा? जैसे एग ट्रे के अंदर अच्छे से रहते हैं, ब्रेक नहीं होते, वैसे मैट्रेस भी ऐसा आता है कि उसमें उस मैट्रेस के ऊपर हेड को रखते हैं, क्योंकि बोन नहीं है तो वो गीला गीला हेड है, तो आप ऐसे मैट्रेस में सुलाओ ताकि कंप्रेस नहीं करे। एग कैट मैट्रेस, semi fowler head midline neutrals, before any invasive procedure give lignocaine, no sneezing, no coughing, no pending, no pain, no valsalva maneuver, no valsalva मतलब पेशेंट को एकदम रिलैक्स रखने की कोशिश करनी है। चाहे आर्टेरियल लाइन भी लगा रहे हो तो पहले लिग्नोकेन दे देना आईवी। दर्द नहीं करना, दर्द से पेशेंट को क्या बढ़ता है? आईसीपी। आईसीपी नहीं बढ़ा, मेन गोल क्या है? आईसीपी नहीं बढ़ाना। पीसीओ2 कितना रखते हैं? अगर आईसीपी नहीं बढ़े तो अच्छा रखते हैं कि क्या रखते हैं? नॉर्मल पीसीओ होता है 35 टू 45, कितना होता है? बट इंक्रीज आईसीपी के पेशेंट में आईसीपी सब नॉर्मल, पीसीओ2 सब नॉर्मल रखना है। कोशिश करनी है कि मैक्सिमम 35, 45 नहीं जाने देना है। 30 to 35 रखोगे ना, जितना ज्यादा पीसीओ2 इज फॉरेन गैस, इट इज ए हार्मफुल गैस। अल्टीमेट सीधी बात यही है, तो पीसीओ2 आपको नॉर्मल से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं रखना, किसी भी हालत में नहीं रखना है। नॉर्मल होता है 35 से 45, आपको कोशिश करनी है 30 से 35 रखने की, क्योंकि पीसीओ2 और ज्यादा क्या करेगा? इरिटेट करेगा ब्रेन को। ठीक है, अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज लिए जाते हैं? ये होता है ऑल्डम परकोरेटर, हेड बताऊंगा अभी कैसे काटते हैं, हेड को काटते हैं ऐसे, ठीक है, ऑल्डम परकोरेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नाम लिख दो, जगह छोड़ दो, बस फोटो बाद में लेना। ऑल्डम परकोरेटर, जल्दी करो प्लीज। ऑल्डम परकोरेटर, डन। ये तो आपको दिख गया, कंफ्यूजन आ जाएगा क्या है कि डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं किससे? ऑल्डम परकोरेटर, डिस्ट्रक्शन बाय ऑल्डम परकोरेटर, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन आएगा सीधा। अगर बाई चांस आ जाए कि फाइंड आउट द इमेज या प्रोसीजर, तो आप बोल दोगे डिस्ट्रक्शन, फीटस डिस्कशन बाय ऑल्डम परकोरेटर्स। ये कहता है डिकैपिटेशंस। डिकैपिटेशन का मतलब होता है फीटल हेड इज सीवर्ड फ्रॉम द ट्रंक, फीटस हेड को टंग से अलग करते हैं, गला काट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? गला काट। डिकैपिटेशन को हिंदी में लिख सकते हो गला काट ऑपरेशन। आप लोग ऐसे क्या कर रहे हैं बेवकूफ? आई डोंट नो। कंफर्म हो जाए कि इंट्रायूटेराइन डेथ है तो फिर डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन नहीं करते। तो बहुत रिस्की है, बहुत ऐसे किसी बस की बात नहीं, अपन को लगता है बहुत ज्यादा ऐसे, बिल्कुल सही है। तो किसी को भी पढ़ा ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, बट हमें पढ़ना पड़ता है, मजबूरी, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और कभी कभी आपकी अगर रोटी में ड्यूटी लगी तो आपको ऐसा असिस्ट भी करना पड़ सकता है। तुम ऐसे ऐसे अभी तुम्हारे बाल खड़े हो रहे होंगे, पाइलो इरेक्शन हो रहे हैं ना, मेरे भी हो रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं। ये इमेज, ये अगर फोटो आ जाए तो आप बोल दो कि ये डिकैपिटेशन है। ठीक है, हो गया क्या? बोलो। फोटो मत बनाना, बाद में लेते रहना, बस इतना डिकैपिटेशन लिख दो लैंग्वेज। आगे बढ़ सकते हैं। याद रखना, ये काटते हैं कि वैलिड डिलीवरी करवानी, इसलिए सिजेरियन करना होता तो काटने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डॉक्टर सिजेरियन इसलिए नहीं करते कि कंफर्म हो चुका है कि फिटस डेड हो गया, तो फिर क्यों सिजेरियन का एक अटेम्प्ट बढ़ाएं, इसीलिए वो नहीं करते। अरे धीरे धीरे सब आएगा ना, रुक जाओ ना, तभी तो पूरा पार्ट है। तो सिजेरियन का दे दो आप, सिजेरियन का कंसर्न दे दो। हाँ तो आप पूछते हैं ना, वो कंसर्न है ये तो, वो पहले काउंसलिंग करते हैं कि भाई देखो फिटस डेथ कंफर्म हो चुका है, एक ऑप्शन है सिजेरियन करना, एक ऑप्शन है फिटस को बाहर निकालना। अब बाहर निकालने में ये हो सकता है कि हम लोग ट्राई करेंगे फिटस को सेव, लेकिन पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है उसको डिस्ट्रैक्ट करना पड़े। तो अटेंडेंट जिस चीज का कंसल्ट देते हैं वही करते हैं, जबरदस्ती वही करते हैं। आपको एटीट्यूड डालने के लिए भी कंसल्ट दिया जाता है, आर्टेरियल लाइन के लिए भी कंसल्ट होता है, सेंट्रल लाइन के लिए कंसल्ट, इसके लिए भी कंसल्ट होता है, ऐसे नहीं होता बिना कंसल्ट के कुछ नहीं होता। वो मना करेगा सिजेरियन करवा लो, डॉक्टर को तो रिस्क नहीं है ना सिजेरियन का, वो क्या उनको तो ज्यादा ही आएगी इनकम, वो क्या क्यों चाहेंगे। एक होता है एविस्ट्रेशंस, रिमूवल ऑफ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कंटेंट पीसमील, पीसमील मतलब टुकड़ों में, थोरेसिक और एब्डोमिनल कंटेंट को टुकड़ों में एक्सपेल आउट करवाना।
Object is to diminish the bulk of the fetus which facilitate its extractions. अगर thoracic और abdomen content भी टुकड़ों में भी अगर बाहर नहीं आ रहा तो spinal cord को फिर तीसरा हिस्सा और काट देंगे. Spinal cord को अलग करना कहलाता है वो लास्ट वाला. और 3 पार्ट कर देंगे. पहले thoracic abdominal फिर भी अगर दिक्कत हो रही है तो spinal को भी काट देते हैं. It's very risky ना. वैसे बहुत अटपटा सा है ना. बहुत अटपटा है. क्या कर सकते हैं? नर्सिंग में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? तुम तो हिंदी के टीचर बन जाओ है. संधि विच्छेद पढ़ना वहां पर. 1 + 1 इज इक्वल टू 1 1 है. महा प्लस अनुभव महानुभाव है. उसमें ऐसा कुछ नहीं होता. उसमें बस शायर बन जाओगे तुम. कहानियां लिखना सीख जाओगे. यहाँ पर तो ऐसे ही पढ़ोगे कि यूट्रस के आगे क्या है, यूट्रस के पीछे क्या है. फिर वही है, यूट्रस के ब्लेडर है और पीछे रेक्टम है. यूट्रस के ब्लेडर और पीछे रेक्टम है. यही पढ़ना पड़ेगा. और यूट्रस के पीछे जो जगह उसको बोलते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच कॉल्ड है सैक. तो नर्सिंग में तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा. ट्रेकिया के आगे क्या है? ट्रेकिया के आगे स्किन है और कुछ नहीं है. पीछे इसोफेगस है. यहाँ तो ऐसे ही आएगा. इसलिए अपनी जो किताबें होती है ना टेक्स्ट बुक वगैरह इमेज वाली स्पेशली किसी भी सब्जेक्ट की वो घर वालों के सामने खुली नहीं रखनी. ढक अच्छे से ढक के घर वालों से क्या पढ़ रहे हैं. मैं एक बार घर पे से किताबें पढ़ी थी और बाई चांस मम्मी ने दे गई. वो बोल रही है क्या पढ़ रहे हो. अरे मैंने कहा तुझे नहीं पता. वो कह रहा मुझे नहीं पता है. डोंट टीच मदर हाउ टू मेक बेबीज. तो ऐसे मतलब मम्मी ने अपनी अंग्रेजी में डायलॉग लगाया. मैंने उसको इंग्लिश कर दिया. माँ को सिखा रहा है. मैंने कहा नहीं माँ को नहीं सिखा रहा हूँ मैं कैसे कहता हूँ. इसलिए ना जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से नहीं है ना उसको ये किताबें बंद रहनी चाहिए. और स्पेशली ओबीसी की किताबें सबसे नीचे रखनी चाहिए ढक्कन लगा. क्योंकि ये किताबें मतलब जब भी हवा लगेगी स्टार्ट करते हैं दूसरा पन्ना पलट जाएगा. तो इसीलिए ढक्कन लगा के रखो सब. मेरे को 3-4 बार मैंने सुन लिया घर पे. या तो मैं किताब को आधी खोल के रखता हूँ जहाँ पे. इसलिए बहुत मतलब ऐसे थोड़ा नहीं मैं मुंह फटो एकदम. मैं बोल देता हूँ जो मन में आया वो बोल. मैं ऐसे रख नहीं सकता. इसलिए आपको भी कह रहा हूँ भाई चांस पड़ी है ये डिकैपिटेशन कोई देख ले फिर क्या ये क्या कर रहे हो तुम पापी इंसान. बोलेंगे नहीं बोलेंगे. अच्छा नहीं लगता ना. आगे बढ़ो. नेक्स्ट क्लेडोटॉमी. क्या नाम है देखो. हेड को रिडक्शन इन द bulk of the shoulder girdle by division of one or both clavicles. क्लेविकल का चूड़ा बना दिया. अच्छा मोस्ट कॉमन कौन सी बोन होती है ड्यूरिंग ग्रेविटी फ्रैक्चर. क्लेविकल. क्लेविकल होती है क्योंकि एकमात्र लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टल है. थोड़ा नेक ऐसे शोल्डर ऐसे हो जाता है. तो इसमें काटते क्लेविकल को हम खुद प्रेस करते हैं उसको बोलते हैं क्लेविकल को क्लाइडो. क्लेविकल को तो क्लाइडो बोलते हैं. टॉमी मतलब तोड़ना ओपन करना तोड़ना. तो क्लाइडोटॉमी क्लेविकल को प्रेस करो. ये यहाँ से देखो है. तो हेड ऐसे आ गया. तो इमेज आप इमेज लो ना क्लेविकल की. इसको देखो ना बेवकूफ. मैं कह रहा हूँ ये ऐसे आ गया. तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि अब एग्जांपल के लिए किसी ने आपने किसी को बोला अपना फोटो भेज. तो उसने 5 जनों के साथ में फोटो भेजा है. 5 जने खड़े हैं. तो उसको गोला लगाना आता नहीं है कि ये मैं हूँ. तो बोलेगा इसमें से मैं हूँ. तो तुम 4 फोटो देख रहे हो भाई. तुम्हें जिससे मतलब उसको देखो ना. सीधी बात है. तो तुम क्लिनिकल पे फोकस करो ना. हेड की तरफ मत जाओ. समझते नहीं है मेरे को. अरे भाई मैं सोचता था 4 बजे पूरा कर दूंगा. ये तो 5 बजे भी नहीं होगा प्लीज. ये एम्ब्रियोटॉमी सीजर्स है. कौन सी सीजर्स है. कल पढ़ के आना एक मैक्सिमम सीजर्स. कौन सी सीजर होती है मैं बताना एक मिनट. तो सीजर को क्या बोलते हैं उसको. आगे से दोनों साइड से थोड़ी ब्लंट होती है. सीजर को क्या बोलते हैं. नहीं दोनों साइड से ब्लंट. मायोनी एक और नाम है METZE. मैट्स बेन. मैट्स बेन सीजर का इमेज जरूर पढ़ लेना घर जाके क्योंकि वो इमेज आएगा. मैट्स बेन सीजर्स. ये एम्स वालों को ज्यादा पता है हमसे इसलिए मैं इनको पूछ रहा. ये हो गया. अब आप सिर्फ फोटो लेना है. आपको लिखेगा नहीं. नाउ लिखने का टाइम ओवर. देखो नेक्स्ट. ये परकोलेटर है. एक ग्राउंड. ये हेड को देखो. ये हेड में 4 इंच पढ़ना देगा किसी ने. 4 इंच. अमीर लोगों को क्या पता 4 इंच क्या होता है. अरे पाइप होता है पानी वाला. उसमें चिमटी जैसा होता है. फिर नट कसते हैं वो कस कर लेता है फिर उसको घुमाते हैं. तो ये इधर जो हेड 4 इंच इधर लगाया फिर बाहर से टाइट करते हैं हेड को चूना बना देता है. इसको बोलते क्रेनियो. बस मैं क्या करूं है. ये देखो ये लगा हेड के बीच में. फिर इसको क्या करेंगे. तो हेड को क्या कर देते हैं. तो ये है हेड क्रेनियोप्लास्ट. ये डुबोइस सीजर्स. स्माइली परकोलेटर्स. ये 3 नाम से फोटो आ सकता है. तो बाद में ले लेना फोटो. देख लो एक बार. मेरे को फोटो चाहिए तुम्हें. एक बार बाद में ले लेना फोटो प्लीज. ये देखो ऐसे करते हैं. वो वही है जो मैंने बताया था ना. वो कैसे यूज करते हैं. पहले हेड के बीच में डाला फिर नट कसे. और उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं. इंस्ट्रूमेंट का नाम तो क्रेनियोप्लास्ट है. बेसियोट्रिप्सी. नाम लिख लो. व्हाट इज बेसियोट्रिप्सी. ये लिख दो बस. बाकी फोटो लेते रहेंगे. बेसियोट्रिप्सी. क्रसिंग द बेस ऑफ द स्कल ऑफ द fetus is called बेसियोट्रिप्सी. एक ही लिखना. जो मैं बोलूं वो ही लिखना. तो ये तो प्रोसेस समझाई गई है कि क्रेनियोप्लास्ट से बेसियोट्रिप्सी कैसे करते हैं. बेसियोट्रिप्सी हो गया. लिख लिया. ये है सक्शन इवैक्यूएशंस. उसका इमेज है. किसका इमेज है भाई. इट इज द प्रोसीजर इन व्हिच द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर सक्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस. सक्शन एमवी नाम सुना था. उसका ये सक्शन इवैक्यूएशंस. कैनरा लगाते हैं. सक्शन इवैक्यूएशंस.
इमेज आ सकती है सीधे प्रोसीजर का नाम। ये कौन सी प्रोसीजर जो सर्विस को पकड़ रखी है, घर जाके पढ़ लेना अच्छे से। हेलिज और वर्सेलम में क्या डिफरेंस है? एक हेलिज फोर्स है, एक वर्सेलम। वर्सेलम कर्व होती है, हेलिज सीधी होती है ना? देख लेना अच्छे से, क्योंकि इमेज आएगी और पक्की आएगी। वर्सेलम फोर्सेप्स और एलिज फोर्सेप्स हर बार आती है, क्योंकि दिखने में एकदम एक जैसी है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा एकदम मोनोजाइगोटिक ट्विन है, कुछ फर्क नहीं है। एक मेंस्ट्रुएशन रेगुलेशन के लिए एस्पिरेशन, ये कुछ नहीं है, बस छोड़ो इसको। ये कैनुला सक्शन इवैक्यूएशन के लिए यूज होने वाला कैनुला, यूज फॉर सक्शन इवैक्यूएशंस। इसे प्रेशर से फ्लूइड अंदर डालते हैं, फिर वापस नेगेटिव प्रेशर से खींच लेते हैं, तो थोड़ा बहुत भी पार्ट अंदर रह गया उसको निकाल लेते हैं। तो कैनुला फॉर सक्शन, ये जो दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, ये यहाँ लग जाता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, प्रेशर से अंदर डाला फिर वापस खींच लेते हैं। एबॉर्शन में एक स्पेशल टाइप का कैनुला यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कार्बन कैनुला, वो भी आएगा आगे। ये तो वैक्यूम एस्पिरेशन है, वो तुम पढ़ लिया, इसको वापस पढ़ने कुछ है नहीं। ये कौन सा कैथेटर है, सबको पता है। ऐसा कैथेटर जिसमें इन्फ्लेशन वैल्यूम नहीं होता, ऐसा कैथेटर जिसमें यूरिन को निकाला और कैथेटर को रिमूव करना पड़ता है, ये स्पेशली सीआईसी में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? क्या होता है सीआईसी? कुछ नहीं पता तुम्हें, बेवकूफ हो गए सारे पानी। व्हाट इज सीआईसी? मेरा माथा घूम रहा। सीआईसी क्या होता है? अरे एक पर्सन है, तो उसके अंदर यूरिन निकल नहीं रहा है, बन रहा है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है। अरे किसी की स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाती है, फिर यूरिन निकलता नहीं है, बनता रहता है, तो आपको जिंदगी भर हर 3-3 घंटे से यूरिन निकालना पड़ता है। अटेंडेंट को गाइड करना पड़ता है, उसको ज्ञान देना पड़ता है कि ये क्या कैथेटर है, आप लगाओगे रोजाना 24 घंटे में 8 बार, जितनी बार भी यूरिन भरेगा आपको क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन। ऐसा कैथेटर लगाया, यूरिन निकाला, कैथेटर बाहर निकाला। सीआईसी किसमें यूज होता है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। सीआईसी क्लीन इंटरमिटेंट, लगाया निकाला, कंटिन्यू नहीं रखते उसको सीआईसी बोलते हैं। कभी भी जो लगातार नहीं रखते उसको सीआईसी बोलते हैं। मैंने जो माइलोसिस का केस देखा, उसमें भी क्या होता है, मरीज में यूरिन बनता रहता है, बट लीक होता रहता है, सही से बाहर नहीं आता, इसीलिए हम उसमें अटेंडेंट को गाइड करते हैं कि हम भी लगाते थे, अटेंडेंट को भी सिखाते हैं। क्यों लंबा टाइम लगता है वापस ब्लड की टोन आने में, नहीं भी आए तो हम इन्फेंट फीडिंग ट्यूब लगाते हैं उसमें। क्या आईएफटी, किसी ने आईएफटी से यूरिन पास करवाया देखा है कभी? सेम ही है, आईएफटी लगाते हैं। जितने नंबर का पॉलिस है सेम नंबर की आईएफटी लगाओ, यूरिन निकालो, वापस आईएफटी बाहर निकाल दो। इन्फेंट फीडिंग ट्यूब से भी पॉलिस की जगह यूज लिया जा सकता है, सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है दोनों। तो ये K90 है, जिसमें इन्फ्लेशन वैल्यू होता है कि नहीं होता? ये कौन सा है? पॉलिस। जब यूरिन रुक जाए, रिटेंशन हो जाए, तो पॉलिस यूज करते हैं। पॉलिस कैसे यूज करते हैं? यूरिन रिटेंशन, क्योंकि बैलून है, बैलून में जाके इन्फ्लेट हो जाएगा, और कम से कम ये रखते हैं 14 दिन तक, 7 से 14। और अगर लंबे टाइम रखना है तो कौन सा यूज करते हैं? सिलिकॉन, व्हाइट कलर वाला, ये इन्फेक्शन करता है, ज्यादा टाइम नहीं रख सकते। ये क्या है? वेजाइनल स्पेकुलम। वेजाइना को क्या करने के लिए? स्पेकुलर रेटिकुलम, मतलब रिट्रैक्ट करने के लिए। सिम्स डबल ब्लेडेड पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम। पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम का मतलब होता है ये वेजाइनल कैनाल है, ये एनस है, यहां से इसको डाल के वेजाइना को नीचे की तरफ टच करते हैं, उसको बोलते हैं सिम्स पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम्स। ये क्या है? ये वेजाइनल कैनाल है, जैसे टीवीएस करते हैं ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, या सर्विक्स पेट स्मीयर लेना है। सुनना, या पेट स्मीयर क्या होता है? ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है। एग्जांपल के लिए या तो यहां से सैंपल लेना है, सर्विक्स का पेट स्मीयर कहां से लेते हैं? सर्विक्स सैंपल, या टीवीएस करना है, तो हम क्या करते हैं, इस सॉस्फोस स्पेकुलम को वेजाइनल कैनाल के अंदर लगाएंगे, इसके पीछे ट्यूब होता है, इसको ऐसा करेंगे कि अंदर से क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, वेजाइना को पूरा डायलेट कर देता है। तो यहां से आप टीवीएस भी कर सकते हो, या फिर एरा स्पेकुला से ये डायलेट हो गया पूरा, तो यहां से आप सैंपल भी ले सकते हो। तो कस्टम स्पेकुलम वेजाइना को डायलेट करने के लिए, या पेप स्मीयर के लिए, या ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में यूज किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे 3-4 टाइप के आते हैं, आपको ये याद रखना है। बाकी 2-3 और आते हैं, नाम वो कभी इतना डीप पूछा नहीं किसी ने। और भी आते हैं खूब, एक ग्रेविस स्पेकुलम होता है, अलग अलग है, किसी में नट होता है, किसी में स्क्रू नहीं होता है, ऐसे। इसमें थोड़ा सा ये किसमें यूज होता है? नल्लीफेरस वुमेन। नल्लीफेरस वुमेन का मतलब द यंग एडोलेसेंट में, किसके आगे क्या होता है, जो ब्लेड होती है वो नैरो होती है, अकॉर्डिंग टू द कैनाल ऑफ द वेजिनल कैनाल, उसके अकॉर्डिंग है थोड़ा सा। ये वाइडेस्ट ब्लेड है, मल्टीपल वुमेन में यूज किया जाता है, जेम्स और पीटरसंस। ये कौन सा है? कोवैक्सिलम्स। आगे से कैसा है? मोड़ा हुआ सा। सर्विक्स को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। किसको पकड़ने के लिए? सर्विक्स के एंटीरियर पार्ट को होल्ड करने के लिए वल्सेलम फॉर्सेप्स यूज करते हैं। फोटो ले लो, लिखना बाद में सब, जो भी लिखना एक एक लाइन है वो बाद में लिखते रहना। तो सर्विक्स के एंटीरियर पार्ट को होल्ड करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? वल्सेलम्स। ये गेन वल्सेलम भी आता है, ये फोटो आ सकता है, ये गेन वल्सेलम्स है। नेक्स्ट ले लिया, हाँ वही। आप इसको क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। मैं तो इसको गेंट्स बोलता, पता नहीं। हमें एक बार मैं एसआर के साथ काम किया, वो भी इसको ऐसे ही बोलता है गेंट्स, मैंने भी इसको गेंट्स बोल दिया, पता नहीं क्या नाम है। जैसे एलिस, ये आगे से ए शेप का हो गया ऐसे, यहाँ पर एक टूथ होगी, अच्छे से जूम करके देखोगे तो पता चलेगा, वरना दूर से पता नहीं चलेगा। एलिस फॉर्सेप्स, ए शेप है आगे से, एलिस फॉर्सेप्स। कौन सा? एलिस फॉर्सेप्स। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इमेज, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये वजाइना है। ये यूटेराइन कैविटी की लेंथ कितनी है, मतलब आपको यूट्रस है या नहीं है, यूटेराइन कैविटी की लेंथ को पता करने के लिए कौन सा वर्ड सुनना, यूटेराइन कैविटी की लेंथ, यूटेराइन कैविटी की लेंथ, यूटेराइन कैविटी की लेंथ को पता करने के लिए यूटेराइन साउंड। तो इससे पोजीशन भी तो पता चल जाएगी यूट्रस कैसे, रेट्रोवर्जन हम पढ़ेंगे गायनिक में, व्हाट इज इन्वर्जन, व्हाट इज रेट्रोवर्जन, व्हाट इज प्रोलैप्स। तो इससे प्रोलैप्स का भी पता चलता है, रेट्रोवर्जन का भी पता चलता है, इन्वर्जन का भी पता, यूट्रस की एनाटॉमिकल पोजीशन का भी पता चलता है। भाई कैविटी पता चलेगी कितनी है, तो उससे पोजीशन का भी पता चल जाता है। ठीक है, यूटेराइन साउंड। ये है सर्विक्स को डायलेट करना है, गार डायलेटर बोलते हैं इसको। कौन सा डायलेटर बोलते हैं? सर्वाइकल डायलेटर। कौन सा डायलेटर? सर्वाइकल। प्लस 5 मिनट बचे, जल्दी पकड़ लो। सर्वाइकल लिखना बाद में सब। कौन सा डायलेटर?
ओम फॉरसेप्स, आगे से अंडे जैसी। कौन सी फॉरसेप? कौन सी फॉरसेप? स्पंज होल्डिंग है तो वही गॉज पकड़ने वाली स्पंज होल्डिंग। ये ओम नहीं है, ओम नहीं है पक्का? ऐसा कैसे हो गया? मैं भी सोचा था बताते हुए, मैंने कहा ओम ऐसे होती है, ऐसे ऐसे होती है ना। मैं भी सोचा था, फिर इसको क्वेश्चन मार्क लगा दो, शायद शायद नहीं है ये टोटल आगे। मैंने भी सोचा ओम ऐसे होती है, फिर मेरे को थोड़ा स्पंज होल्डिंग लॉन्ग स्ट्रेट सी दोनों साइड जो साफ होती है वो लॉन्ग स्ट्रेट। हाँ ओम में समझ गया, याद आ गया मुझे, इतना तो मुझे भी पता है। कोचर फॉरसेप्स, कोचर फॉरसेप्स के दो काम होते हैं। एक तो अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ने में यूज होता है ना, ये ब्लीडिंग रोकने के लिए, वेसल्स को लाइगेट करने में, बांधने में, वेसल्स को रोकने में हीमोस्टेटिस फोर्सेप्स। ये वो पुराने वाला वैक्यूम, अब नहीं आएगा, ये पुराने वाला वैक्यूम है। ये कौन सा? ये भी वैक्यूम है प्लास्टिक वाला। ये यूटेराइन प्रोटेक्ट, जब डीएनसी करते हैं ना तो डेसिडुआ को करेक्ट करने में यूज किया जाता है ना, डेसिडुआ को सेट आउट करवाने में यूज किया जाता है डीएनसी में। फ्लशिंग, ये कोरेट के साथ में प्लस है। जैसे एग्जांपल, इसके पीछे लग जाती है सिरिंज, इसमें से पानी डालते हो, ये पानी आता रहेगा और उसे आप लिक्विफाई करके कोरेट, फ्लशिंग विद कोरेटेज, वो ओनली कोरेटेज था, इसके पीछे कनेक्शन लग जाता है लूज का, सिरिंज का या किसी का भी, तो उसे फ्लश करते हुए आप कोरेट कर सकते हैं। हाँ ये ग्रीन आर्मिटेज, कौन सी कॉन्सेप्ट? ये तो एलएससीएस में देखा होगा आपने, कवर होते हैं ये वो। और बाल का सैंपल लेते हैं, किसका सैंपल लेते हैं? ये बाल नहीं, बाल लेने के लिए यूज होता है ब्रोंकियल एयर लवाज। अरे हमें वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का पता करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए। कैसे? मरीज के स्प्यूटम में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो क्या करोगे आप? ये म्यूकस एक्सेप्टर बोलते हैं इसको, ये डाला, इसमें सैंपल आ गया स्ट्राइल, ये भेज दिया। अब ये जो सीक्रेशन है इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको बाल बोलते हैं, प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? बाल। ब्रोंकियल एयरवे लवाज, ब्रोंकस में से G8 मतलब ट्रेकिया में से सीक्रेशन लेना बाल कहलाता है। ये पुराना था, अभी नहीं आता, पहले ये आते थे, आज से 50 साल पहले बाल के लिए म्यूकस एक्सेप्टर, अब नहीं आते। ये वही कोड क्लेम, ये वो अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर्स, कौन सी? ये तो ये कौन सा? ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कब से स्टार्ट कर सकते हैं? 20 वीक से, 20 वीक से पहले। इसको पिनार्ड रेगुलर फीटोस्कोप बोलते हैं। ये है डोयन रिट्रैक्टर, कौन सा? डो या ना, नॉट आर, डो या ना। ये आप उसमें पढ़ो, इमरजेंसी में से पढ़ो, ये तो छोड़ो। ये वो ब्रोमोफ्लोटिन की टैबलेट, अगर किसी की डिलीवरी के बाद में बेबी की डेथ हो जाए तो कौन सी टैबलेट देते हैं? बाई चांस इमेज आ जाए तो यही देते हैं ताकि मिल्क सप्रेस हो जाए। इसका कब से यूज करना शुरू करना? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ये एनएसटी है, कौन सा है? फोटो आ सकता है, ये क्या है? एनएसटी चल रहा है, मदर को बोलते हैं जब भी मूवमेंट हो तो खटखट दाब देना, वो समझ में आ रहा है आपको? ये लेमिनेरिया टैंक, एबॉर्शन के लिए यूज, इन रोड ऑफ द ड्राइड लेमिनेरिया यूज टू स्लो डायलेट द सर्विस, एबॉर्शन करवाने के लिए वो लेमिनेरिया टेंट यूज करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेमिनेरिया। इसके आगे कार्बन कैनोला यूज करेंगे, अभी बताऊंगा आपको। लेमिनेरिया टेंट, सर्विस को डायलेट करवाने के लिए स्पेशल टाइप का एक टेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लेमिनेरिया टेंट। उसके बाद आता है ये वही, कैसे इंसर्ट करना है वो तो छोड़ो, अब ये कैनुला, कार्बन एबॉर्शन के लिए कौन सा कैनुला? अलग अलग नंबर क्या आता है? कार्बन, जितने वीक की ज्यादा प्रेगनेंसी है उतना ही नंबर बढ़ जाता है कैनुला का, कार्बन कैनुला। जैसे 4 5 6 7 8 9 10 12 ऐसे आता है, 4 से 6 वीक की प्रेगनेंसी है तो इतने नंबर का, फोटो ले लो बाद में लिख लेना है, इतना कोई आएगा नहीं, बट फिर भी कार्बन कैनुला। कार्बन कैनुला किसके लिए? एबॉर्शन के लिए। फिर आता है यूटेराइन ड्रेसिंग, यूट्रस में ड्रेसिंग करने के लिए, जैसे अपन कर रहे थे टेम्पोनेंट, तो यूट्रस के अंदर गॉज भरने के लिए, फिलअप करने के लिए, या उसके अंदर से ड्रेसिंग करने के लिए स्पेशल टाइप के दोनों साइड से एकदम साफ नहीं होती है, नॉन ब्लंट होती है एकदम, ठीक है। व्हाट यू डू एवरी डे मैटर्स मोर देन व्हाट यू डू एवरी वंस इन अ व्हाइल, मुझे नहीं पता इंग्लिश, याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, नहीं हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और नहीं बस खत्म। ये और क्या होगी? परसों से अपन क्या पढ़े? कल तो है नहीं क्लास अपनी, कल तो टेस्ट है, टेस्ट है तो क्लास होगी नहीं, तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, फिर तुम्हारी पेपर सॉल्यूशन, फिर तुम्हारी छुट्टी, गोल कपड़े छुट्टी, परसों अपन पढ़ेंगे कहीं, ठीक है? जाओ, है स्टार्टिंग करेगा तो ये रवान का हो गया सब, अरे जाओ मत, बैठ जाओ, 2 4 इमेज रहेगी। ये इससे पहले क्या है ये भाई रे, ये यहाँ से हाँ लो जल्दी, आगे आगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया, बनाना नहीं है बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी, ये हो गया, क्लेटोटमी हो गया, ये अब सब हो गया, ये भी हो गया, ओके। इसके बाद एक और